अगर आपको एडल्ट और हारिम नॉवेल्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इन्फिनिटी मनी सिस्टम के साथ पुनर्जन्म हुआ, सभी ब्रह्मांडों द्वारा मेरी पूजा की गई। अध्याय 61 विस्फोटक एक्समैन रूस। अगले दिन जब बेड़ा यूरेनस स्टार पर पहुंचा तो डैनियल और निकोला दोनों दंग रह गए। उनके सामने सुदूर बंजर ग्रह, क्या यही वह किला था जिसके बारे में वेलेन इतना उत्सुक था? यह इतना सादा और सामान्य कैसे हो सकता है? इसके अलावा किला नवनिर्मित लग रहा था और यह एक घटिया परियोजना जैसा लग रहा था। किसी भी प्राचीन शक्ति का कोई निशान नहीं था, यहाँ तक कि किले के भीतर की आभा भी विरल थी, जिससे दोनों लोग भ्रमित महसूस कर रहे थे और सवाल कर रहे थे कि क्या वे गलत जगह पर आ गए हैं। उसी समय किले के भीतर से अचानक एक गुस्से भरी चीख सुनाई दी। इसके तुरंत बाद अनास्तासिया, केविन, रॉबर्ट, एडेन, हेल और अन्य सभी किले से बाहर निकल गए। जब डैनियल और निकोला ने समूह को इकट्ठा होते देखा तो उनका ध्यान तुरंत रॉबर्ट पर केंद्रित हो गया। रॉबर्ट, ऑरोरा ट्रेड गिल्ड का आसपास के कई स्टार सिस्टम के साथ व्यापारिक लेन देन था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इस प्रभावशाली व्यक्ति को जानते थे जिसके नियंत्रण में कई नीलामियां थीं। हालांकि उनका व्यवसाय हमेशा गिल्ड के प्रमुख द्वारा संभाला जाता था, इसलिए रॉबर्ट उन्हें नहीं पहचानते थे। वे थोड़े असमंजस में थे, रॉबर्ट जैसा बड़ा शॉट इस किले जैसी छोटी जगह पर कैसे हो सकता है? हालांकि वेलेन ने तुरंत अपना ध्यान क्रोधित अनास्तासिया पर केंद्रित किया। कप्तान, मैं वापस आ गया हूँ। फिर उसने हेल और अन्य लोगों की ओर इशारा किया। वे यहाँ कैसे पहुंचे? अनास्तासिया ने आंखें घुमा लीं। इस बिंदु पर वह अब भी मूर्ख कैसे बन सकता है? क्या वे सब उसकी वजह से यहाँ नहीं आए? गुस्से में उसने जवाब दिया, वेलेन, आपने उपकप्तान के रूप में अच्छा काम किया है। आप केवल थोड़े समय के लिए गए हैं, लेकिन आप पहले से ही इतने सारे शक्तिशाली विशेषज्ञों, वरिष्ठों और यहाँ तक कि हैचलिंग ऑर्डर के प्रतिभाशाली लोगों को यहाँ ला चुके हैं। उस मंत्रमुग्ध व्यक्ति का तो जिक्र ही नहीं किया जा रहा है। अनास्तासिया जितना अधिक बोलती, वह उतनी ही अधिक क्रोधित होती जाती। इन सभी लोगों के कारण उसकी प्रगति में देरी हो रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी स्तर गति काफी धीमी हो गई थी और इस सब का दोषी बिना किसी संदेह के वेलेन था। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसकी नजर अचानक डैनियल और निकोला पर चली गई, जो वेलेन के पास खड़े थे। उसकी व्यथा और गहरी हो गई। वेलेन, क्या ये दोनों भी वे लोग हैं जिन्हें आप किले में शामिल होने के लिए लाए थे? अनास्तासिया का चेहरा सवालों से भरा था। वेलेन ने बार बार अपना सिर हिलाया। कैप्टन अनास्तासिया, वे किले में शामिल नहीं हो रहे हैं। ये निकोला है, ऑरोरा ट्रेड गिल्ड का युवा मास्टर है, और यह डैनियल है, ऑरोरा ट्रेड गिल्ड का कप्तान है। वे इस बार मुझे वापस लाए और आपके साथ कुछ व्यावसायिक मामलों पर भी चर्चा करना चाहते थे। ये सुनकर अनास्तासिया ने वेलेन को कुछ अतिरिक्त नजरें दीं। वेलेन हल्के से मुस्कुराए, लेकिन अनास्तासिया सावधान हो गईं। किला तो अभी अभी ही बना था, तो उनका उनसे क्या लेना देना? वेलेन का परिचय सुनने के बाद रॉबर्ट अंततः उनकी पहचान के बारे में निश्चित हो गए। हालांकि उसने कपड़े और उनके पीछे के बेड़े को देखा था, जिससे पता चलता था कि वे ऑरोरा ट्रेड गिल्ड के थे, लेकिन वह उनकी सटीक स्थिति के बारे में निश्चित नहीं था। अब जब उसने परिचय सुना था तो उसे एहसास हुआ कि निकोला कुछ हद तक ऑरोरा ट्रेड गिल्ड के प्रमुख के समान दिखता था, जैसा कि उसने पहले प्रमुख के साथ किया था। तो आप महान वेलेन हैं। अचानक एडेन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने वेलेन को ऊपर से नीचे देखा। सतह पर वेलेन सुंदर थी, लेकिन कुछ भी असाधारण नहीं थी। हालांकि एडेन को पता था कि वेलेन कई खजानों वाला एक सच्चा टाइकून था। यदि वह उस पर अच्छा प्रभाव डाल सका तो उसका भविष्य तय हो जाएगा। शीर्ष स्तर के जागृतिकर्ताओं के लिए आगे बढ़ने के लिए न केवल उच्च प्रतिभा और क्षमता की आवश्यकता होती है, बल्कि बड़ी मात्रा में संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। अगर उसे ड्रैगन ब्लड की कुछ बूंदें मिल जाएं तो यह उसके लिए बेहद फायदेमंद होगा। वेलेन को डैनियल और निकोला का परिचय कराते देख अनास्तासिया को अपनी आंखों में शर्मिंदगी की गहरी झलक महसूस हुई। किला अभी अभी बना था और हालांकि इसके लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता थी, लेकिन उसके पास कोई सोने के सिक्के नहीं थे। बेशक अजीबता तुरंत गायब होने से पहले केवल एक पल के लिए ही रही। सज्जनों, जैसा कि आप देख सकते हैं, किला नया बना है और जितना खराब हो सकता है उतना खराब है। हमारे पास संसाधन खरीदने के लिए पर्याप्त सोने के सिक्के नहीं हैं, तो आइए सहयोग को अभी के लिए अलग रख दें। अनास्तासिया ने उन दोनों को स्कैन किया और धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ थी, अटल निश्चितता से भरी हुई थी। निकोला और डैनियल ने आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे पर नजर डाली। चूहे के रूप में गरीब, ये क्या बकवास थी? वेलेन जैसे टाइकून के साथ उनसे प्राप्त थोड़ी सी धनराशि भी उन्हें तुरंत अमीर बना सकती है। उन्हें कैसे तोड़ा जा सकता है? यहाँ जाते समय वेलेन ने पहले ही ड्रैगन रक्त औषधि की 9000 से अधिक बोतलें बाहर फेंक दी थीं। मूल्य इतना अधिक था कि यदि इसका उपयोग उन्नयन के लिए आवश्यक संसाधनों को खरीदने के लिए किया जाता तो ये दशकों तक किले को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होता। मिस अनास्तासिया, आपने गलत समझा।
हम यहाँ उस तरह के व्यवसाय पर चर्चा करने नहीं आए हैं। उद्धरण चिन्ह। डैनियल मुस्कुराया और लापरवाही से अनास्तासिया को ड्रैगन ब्लड पोशन नुस्खा समझाया। ये सुनकर अनास्तासिया पूरी तरह से स्तब्ध रह गई, मानो मूर्ति में बदल गई हो। ड्रैगन रक्त औषधि नुस्खा। डुकल मैनर की युवा महिला के रूप में अनास्तासिया स्वाभाविक रूप से जानती थी कि ड्रैगन रक्त औषधि क्या थी। ये कुछ ऐसा था जो डुकल मैनर के पास भी स्टॉक में नहीं था। आखिरकार ड्रैगन रक्त औषधि का नुस्खा इतने लंबे समय से खो गया था कि इसे दोबारा बनाना असंभव था। यदि वेलेन वास्तव में ड्रैगन रक्त औषधि बनाने का नुस्खा प्रदान कर सके तो संभावित लाभ अकल्पनीय होगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वह ड्रैगन ब्लड पोशन में शामिल हो जाएगी। यदि यह सच था तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि किले को हर महीने भारी मात्रा में सोने के सिक्के और मनपत्थर प्राप्त होंगे। यह एक अविश्वसनीय अवसर था। अनास्तासिया को सदमे में देखकर वेलेन ने मुस्कुराते हुए कहा, कैप्टन अनास्तासिया, किले के उपकप्तान के रूप में किले की ताकत भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण मामला है। ये कुछ ऐसा है जो मुझे करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने गुट के हित के लिए इतनी मेहनत की हो, आजकल दुर्लभ है ना? उसने अपना सिर उठाया, अनास्तासिया की प्रशंसा और इनाम की प्रतीक्षा कर रहा था। संपूर्ण ब्रह्मांड में उनके समान योग्य और वफादार कोई नहीं था। वेलेन के घमंडी रवैये को देखकर अनास्तासिया लगभग उसे दीवार पर पटकना चाहती थी। वेलेन, केवल वेलेन ही ऐसा कुछ करेगा। वह लगातार अपने स्तर को ऊपर उठाने पर काम कर रही थी और अब से कुछ ही समय बाद वह आरोही रैंक पर आगे बढ़ेगी और एक उच्च स्तर पर चली जाएगी। लेकिन अब वेलेन उसकी योजनाओं में हस्तक्षेप करती रही। एक बार जब किला अभेद्य किले में तब्दील हो गया तो उस पर बोझ और बढ़ जाएगा। यह उसकी स्तरीय प्रगति के लिए और भी अधिक हानिकारक होगा। ये सोचते ही अनास्तासिया की मानसिकता ढहने की कगार पर थी। मेजबान को अनुस्मारक, आपका पीछा करने वाला बूढ़ा व्यक्ति यूरेनस स्टार पर पहुंचने वाला है। उसी क्षण अचानक सिस्टम का प्रॉम्प्ट बज उठा। वेलेन ने पहले ही फेट का ट्रोजन स्थापित कर लिया था ताकि जब कोई शातिर बूढ़ा व्यक्ति उसे पकड़ ले तो वह उसे सचेत कर सके ताकि वह कुछ तैयारी कर सके। अब सिस्टम का संकेत पाकर वेलेन तुरंत आयरनबैक सेंटीपीड की ओर मुड़ गया, जो मानव रूप में परिवर्तित हो गया था। लिटिल आयरन, एक बूढ़ा आदमी हमारा पीछा कर रहा है। वह लगभग यहीं है। जब वह आए तो उसे पकड़ लें। मैं उसकी अच्छी पिटाई करना चाहता हूँ। आयरनबैक सेंटीपीड तुरंत आकाश में उड़ गया, सीधे तारों वाले आकाश की ओर बढ़ गया। अंतरिक्ष में उड़ान भरने से पहले वह पीछे मुड़कर गंभीरता से कहना नहीं भूला, मास्टर, चिंता मत करो, मैं उसे 10 चालों में पकड़ लूंगा। वेलेन उसके अत्यधिक नाटकीय आत्मविश्वास को देखकर अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सका। यह महज एक जादुई जानवर था, इसे इतना कठोर कदम क्यों उठाना पड़ा? जैसे ही आयरनबैक सेंटीपीड सितारों में उड़ गया, ब्रूस भी यूरेनस स्टार पर पहुंचने ही वाला था। उसका चेहरा उदास हो गया और उसने कहा, बेड़ा यहीं रहेगा। वेलेन, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। वह जितना करीब आता गया, ब्रूस उतना ही अधिक उत्साहित होता गया। 30 घंटे तक कैद में रहकर उसने जो अपमान सहा था वह जल्द ही दूर हो जाएगा। वह आइटम निश्चित रूप से आपका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है। अगर मैं तुम्हें फांसी नहीं देता और तुम्हें नहीं मारता तो मैं विस्फोटक एक्समैन ब्रूस नहीं हूं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, अचानक सामने से एक मजाकिया हंसी गूंज उठी। इन्फिनिटी मनी सिस्टम के साथ पुनर्जन्म हुआ, सभी ब्रह्मांडों द्वारा मेरी पूजा की गई। अध्याय 62। ये किला बंद लगता है। लिटिल आयरन, एक बूढ़ा आदमी हमारा पीछा कर रहा है। वह लगभग यहीं है। जब वह आए तो उसे पकड़ लें। मैं उसकी अच्छी पिटाई करना चाहता हूँ। आयरनबैक सेंटीपीड तुरंत आकाश में उड़ गया, सीधे तारों वाले आकाश की ओर बढ़ गया। अंतरिक्ष में उड़ान भरने से पहले वह पीछे मुड़कर गंभीरता से कहना नहीं भूला, मास्टर, चिंता मत करो, मैं उसे 10 चालों में पकड़ लूंगा। वेलेन उसके अत्यधिक नाटकीय आत्मविश्वास को देखकर अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सका। यह महज एक जादुई जानवर था, इसे इतना कठोर कदम क्यों उठाना पड़ा? जैसे ही आयरनबैक सेंटीपीड सितारों में उड़ गया, ब्रूस भी यूरेनस स्टार पर पहुंचने ही वाला था। उसका चेहरा उदास हो गया और उसने कहा, बेड़ा यहीं रहेगा। वेलेन, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। वह जितना करीब आता गया, ब्रूस उतना ही अधिक उत्साहित होता गया। 30 घंटे तक कैद में रहकर उसने जो अपमान सहा था वह जल्द ही दूर हो जाएगा। वह आइटम निश्चित रूप से आपका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है। अगर मैं तुम्हें फांसी नहीं देता और तुम्हें नहीं मारता तो मैं विस्फोटक एक्समैन ब्रूस नहीं हूं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, अचानक सामने से एक मजाकिया हंसी गूंज उठी। दफा हो जाओ, जवान, मुझे परेशान मत करो। जिस क्षण ब्रूस ने युवक को अपनी ओर बढ़ते देखा, उसकी अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई। आयरनबैक सेंटीपीड उन शब्दों को सुनकर अपना सिर हिलाने और युवक की जांच करने से खुद को नहीं रोक सका। तुम्हारे मालिक ने पूरे रास्ते मेरा पीछा किया है। मैंने सोचा था कि तुम एक योग्य प्रतिद्वंद्वी हो सकते हो, लेकिन पता चला कि तुम सिर्फ एक कमजोर आरोही रैंक लेवल 4 हो।
मेरी उपस्थिति में मुझ पर चिल्लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युवक ने तुरंत ब्रूस के स्तर को समझ लिया और उसकी अभिव्यक्ति अचानक शांत हो गई। ये युवक निश्चित रूप से कोई साधारण शत्रु नहीं था। आखिरकार उसके स्तर को दबा दिया गया था और यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे कोई भी समझ सके। भले ही यह युवक ब्रूस से अधिक मजबूत नहीं था, उसका स्तर कम से कम तुलनीय था। तभी ब्रूस को कुछ महसूस हुआ और उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। इस युवक से उसे एक बेहद ठंडी मंत्रमुग्ध आभा का एहसास हो सकता था। ये याद करते हुए कि उस युवक ने अभी अभी अपने स्वामी का उल्लेख किया था, ब्रूस को और भी अधिक यकीन हो गया कि यह युवक मानव रूप में छिपा हुआ एक जादुई जानवर था। मनुष्य आकाशगंगाओं पर हावी है और फिर भी एकमात्र जादू टोना करने वाला जानवर मेरे सामने इतने अहंकार से आने की हिम्मत कर रहा है। सचमुच मौत की तलाश में है। एक बार जब ब्रूस ने उस युवक की जादुई जानवर के रूप में पहचान की पुष्टि की तो उसकी अभिव्यक्ति और भी क्रूर हो गई। हालांकि मंत्रमुग्ध जानवर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, मनुष्य ब्रह्मांड के सच्चे शासक थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, आयनबैग सेंटीपीड की हिंसक आभा टूटी हुई धातु और लोहे की तरह तुरंत बाहर निकल आई और उनके सामने विशाल काले शून्य को कुचल दिया। भले ही ब्रूस तैयार था और उसने बचाव के लिए अपनी दोधारी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया था, फिर भी उसे जबरदस्त मैना द्वारा बार बार पीछे धकेल दिया गया। उसका शरीर अत्यधिक दबाव में था, गंभीर रूप से मुड़ रहा था और उसके मुंह के कोनों से खून बहने लगा। असंभव, आपका स्तर इतना भयानक कैसे हो सकता है? मन के पूर्ण दमन के तहत ब्रूस भयभीत और स्तब्ध था। वह आरोही रैंकलव 4 था, टाइटन गैलेक्सी के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक, लेकिन आयनबैग सेंटीपीड के दबाव में वह हिल भी नहीं सका। ये भारी स्तर के अंतर का परिणाम था। आरोही रैंकलव 8 और उससे ऊपर। इस जादुई जानवर का स्तर बहुत भयानक था, लेकिन क्या ये वेलेन द्वारा गुलाम बनाया गया जादू टोना करने वाला जानवर नहीं था? इतने शक्तिशाली जादू टोना करने वाले जानवर को कोई इंसान कैसे नियंत्रित कर सकता है? वेलेन ने इसे कैसे प्रबंधित किया? जैसे ही ब्रूस का सदमा बढ़ा, आयनबैग सेंटीपीड ने ठंडे स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तब तक नहीं मारूंगा जब तक कि मेरे स्वामी इसकी आज्ञा न दें। हालांकि इस यात्रा में तुम्हारे कार्यों ने मेरे स्वामी को अप्रसन्न कर दिया है, जिससे मैं भी अप्रसन्न हो गया हूं। तो तुम मेरी मुट्ठियों का स्वाद क्यों नहीं चखते? जैसे ही उसने बात की, आयनबैग सेंटीपीड ने तुरंत अपने कई पैरों से बनी अनगिनत मुट्ठियां बढ़ा दी और ब्रूस की ओर अत्यधिक क्रूरता से हमला किया। ब्रूस का चेहरा एक पल में सफेद हो गया। इतने सारे अंगों के साथ यदि वे सभी उसे मारें तो वह या तो मर जाएगा या गंभीर रूप से विकलांग हो जाएगा। फिर भी आयनबैग सेंटीपीड के दबाव में उसके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी और वह केवल लगातार चीखें ही निकाल सकता था। ... इस बीच निकोला, जो वेलेन के पास था, को अचानक कुछ महसूस हुआ। उसने तुरंत अपने स्टोरेज पाउच से एक लाल इंटरस्टेलर रिसीवर निकाला। तेज भनभनाहट की एक श्रृंखला के बाद निकोला की आंखें चौड़ी हो गईं। पिताजी, आपने क्या कहा? सेनेटर ब्रूस 3 दिन पहले बेड़े के साथ पहुंचे, लेकिन हमने उन्हें नहीं देखा है। सेनेटर ब्रूस ने आपको एक संकट संकेत भेजा है, जिसमें कहा गया है कि उसे एक जादुई जानवर द्वारा पीटा जा रहा है और वह मारा जाने वाला है। ये सुनकर निकोला तुरंत वेलेन की ओर मुड़ी। वेलेन, जब कैप्टन डैनियल और मैं बेड़े पर सवार थे तो हमने बाहर कुछ भी असामान्य नहीं देखा। क्या आपने एक बूढ़े आदमी को आते देखा? उसका स्तर चढ़ी हुई रैंकलव 4 था। वेलेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हालांकि आपको नोटिस करने में थोड़ी देर हो गई है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन याद रखें, हमेशा अपने निशान छिपाने पर ध्यान दें, अन्यथा अगर आपके दुश्मनों को पता चल गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी मृत्यु कैसे हुई। तुम्हें पता नहीं, वह बूढ़ा आदमी 3 दिनों से जानलेवा इरादे से हमारा पीछा कर रहा था, इतना मजबूत कि यह लगभग एक भौतिक उपस्थिति में बदल गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। निकोला की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ये पता चला कि वेलेन ने ब्रूस को पहले ही देख लिया था, लेकिन कुछ गलतफहमी रही होगी। फिर उसे अचानक वेलेन के गहन तरीकों के साथ साथ उस रहस्यमय युवा की याद आई जिसे उसने अभी अभी भेजा था, और चिंता में तुरंत समझाया, वेलेन, जिस बूढ़े व्यक्ति का आपने उल्लेख किया है वह दुश्मन नहीं है। वह ट्रेड गिल्ड से सेनेटर है और कैप्टन डैनियल के पिता भी हैं। निकोला को लगा कि डैनियल के साथ संबंध के कारण वेलेन ने गलत समझा होगा। ये तथ्य कि ब्रूस को वेलेन द्वारा भेजे गए युवक ने लगभग मार डाला था, निश्चित रूप से एक बड़ी गलतफहमी थी। वेलेन कुछ देर के लिए रुका, कुछ समझ नहीं पाया। उग्र अभिव्यक्ति वाला बूढ़ा व्यक्ति जिसके साथ वह 3 दिनों तक खेलता रहा था, वास्तव में डैनियल के पिता ट्रेड गिल्ड के सेनेटर थे। क्या ये भारी भूल नहीं थी? इस बीच डैनियल, जो अभी भी अपने आदर्श भविष्य में डूबा हुआ था, निकोला और वेलेन की बातचीत सुनकर स्तब्ध रह गया। इसका क्या मतलब था? वेलेन ने उसके पिता के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया था, जिसने उसे लगभग मारने के लिए भी किसी को भेजा था। टकराना।
इससे पहले कि डैनियल पूरी तरह से प्रतिक्रिया कर पाता, एक जोरदार दुर्घटना हुई क्योंकि एक काली छाया भारी रूप से जमीन पर उतरी और आयनबैग सेंटीपीड, एक शक्तिशाली बहुसशस्त्र राक्षस जैसा दिखने वाला, आकाश से उतरा, एक भव्य प्रभावशाली रुख में छाया के बगल में उतरा। मास्टर, मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है और इस आदमी को वापस ले आया हूं। आयनबैग सेंटीपीड ने वेलेन को गर्व के साथ सलाम किया, प्रशंसा की प्रतीक्षा की। पिता, उसी समय डैनियल ने खून से लथपथ और घायल बूढ़े व्यक्ति को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। उसने तुरंत उसे पहचान लिया और उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। अनास्तासिया, रॉबर्ट, हेल और आसपास के अन्य लोग आश्चर्य से वेलेन को देख रहे थे। उन्होंने वेलेन और निकोला की बातचीत स्पष्ट रूप से सुनी थी। उन्हें आश्चर्य हुआ, वेलेन जिस व्यक्ति को इतने समय से निशाना बना रहे थे, वह वास्तव में ट्रेड गिल्ड का एक सेनेटर था। अभी अभी उसने आयनबैग सेंटीपीड को उसे पीटने का आदेश दिया था। यह अविश्वसनीय रूप से अजीब था। इसके तुरंत बाद डैनियल ने ब्रूस को स्थिति समझाई, जो केवल हताशा में रो सकता था। उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन वेलेन ने उसके साथ एक दुश्मन की तरह व्यवहार किया था, 3 दिनों तक उसके साथ खिलवाड़ किया था और अपने जादुई जानवर को उसे पीट पीट कर नष्ट कर दिया था। लेकिन वेलेन उनके बेटे और युवा मास्टर का दोस्त था, यहाँ तक कि युवा मास्टर का शपथ ग्रहण करने वाला बड़ा भाई भी था और उन दोनों की रक्षा कर रहा था। भले ही वह लगभग खून उगलने की हद तक गुस्से में था, वह केवल अपना गुस्सा निगल सकता था। आखिरकार वेलेन की कमान के तहत मंत्रमुग्ध जानवर इतना शक्तिशाली था कि अगर वेलेन ने मारने का आदेश जारी किया होता तो वह अब तक मर चुका होता। उनकी पूरी यात्रा बेहद हताशा भरी रही। सेनेटर ब्रूस, मैं हार्दिक क्षमा चाहता हूं, वेलेन ने ब्रूस की ओर देखते हुए कहा, जो चोटों से भरा हुआ था, अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था और अजीब तरीके से समझा रहा था। मेरा इरादा आपको निशाना बनाने का नहीं था। बात सिर्फ इतनी है कि आपकी हरकतें संदिग्ध लग रही थीं और आप हमारे प्रति गहरी शत्रुता रखते थे। आप एक अच्छे इंसान की तरह नहीं दिखते थे, इसलिए डैनियल और अन्य लोगों की रक्षा करने के लिए मेरे पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ब्रूस ने उस समय के बारे में सोचा जब वह बेड़े के पास पहुंचा। उनकी असामान्यताओं की चुपचाप जांच करने के लिए उसने डैनियल और अन्य लोगों को पहले से चेतावनी नहीं दी थी। उन्हें लड़ते हुए देखकर उसने स्वाभाविक रूप से वेलेन की ओर घूर कर देखा, ये सोचकर कि इसके पीछे वही है। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि इससे वेलेन को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि उसके मन में उनके प्रति गहरी शत्रुता है। यह उसके लिए कितनी हास्यास्पद क्षति थी। सेनेटर ब्रूस, मुझे आपसे यहाँ दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी। रॉबर्ट मुस्कुराते हुए वहां से चला गया, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह एक पुराने दोस्त से मिला था, बल्कि इसलिए कि उसका दोस्त जिस स्थिति में था वह वास्तव में मनोरंजक था। रॉबर्ट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ब्रूस की सूजी हुई आंखें चौड़ी हो गईं और अपनी दर्द भरी निगाहों से रॉबर्ट का चेहरा देखने के बाद वह आश्चर्यचकित रह गया। रॉबर्ट कई नीलामी घरों में एक प्रमुख शेयरधारक थे और उन्हें व्यवसाय में व्यस्त होना चाहिए था, तो वह इस छोटी जगह पर क्यों थे? ठीक है, मैं अस्थायी रूप से नीलामी घर के मामलों से निपट नहीं रहा हूँ। मैं वर्तमान में किले में एक पुजारी हूँ। यह एक अच्छी जगह है और मुझे लगता है कि मैं अब से यहीं रहूंगा। बोलते समय रॉबर्ट मुस्कुराया। ब्रूस ने पूछा, इन्फिनिटी मनी सिस्टम के साथ पुनर्जन्म हुआ, सभी ब्रह्मांडों द्वारा मेरी पूजा की गई। अध्याय 63 रक्त वंशानुक्रम। वह रॉबर्ट को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वह ऐसा व्यक्ति था जो तब तक कार्रवाई नहीं करता था जब तक कि कोई लाभ न हो। यदि वह नीलामी छोड़ने को तैयार था तो ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे भी अधिक लाभ ने उसका ध्यान खींचा था। इस किले की कुंजी होनी चाहिए। इससे पहले डैनियल और निकोला ने मुझे बताया था कि आपका ट्रेड गिल्ड हमारे किले के साथ सहयोग करने जा रहा है, इसलिए हमें नए साझेदार माना जाता है। आइए मैं आपका परिचय कराता हूँ। इस समय रॉबर्ट ने ब्रूस के सामने कदम रखने की पहल की और अनास्तासिया और अन्य लोगों का परिचय कराना शुरू किया। वह किले की वर्तमान नेता, वॉचर्स लीजन की कप्तान और ड्यूक की बेटी भी है। ये हाउस वॉन मिशेलस्टीन की प्रतिभाएं हैं, दोनों बेहद प्रतिभाशाली और उच्च रैंक वाले हैं। वे किले के लोग भी हैं। ये केविन है, मिस अनास्तासिया का रक्षक। यह एडेन है, जो ड्यूक एंथनी का मित्र है और वर्तमान में किले का सेनेटर है। इस बिंदु पर रॉबर्ट की नजर आयनबैग सेंटीपीड पर चली गई और एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने कहा, यह आयनबैग सेंटीपीड वेलेन का पर्वत है। आपने इसे पहले देखा है। एलन, जिसका परिचय नहीं कराया गया था या यूं कहें कि उसे नजरअंदाज कर दिया गया था, बहुत अप्रसन्न महसूस कर रहा था। वह किले में शामिल होने वाले दूसरे सदस्य थे। वे उसे कोई पहचान भी कैसे नहीं दे सकते थे। जैसे ही एलन ने खुद से बुदबुदाया, ब्रूस का चेहरा पहले ही सदमे से पीला पड़ गया था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि किला सिर्फ एक और गुट था, लेकिन यह न केवल हाउस वॉन मिशेलस्टीन द्वारा समर्थित था, बल्कि इसमें बहुत सारे आरोही रैंक विशेषज्ञ भी थे। इस तरह के लाइनअप को यूरेनस स्टार पर अजेय माना जाएगा। ये किला वास्तव में कोई साधारण शक्ति नहीं थी।
उसी समय अचानक एक कानफोड़ू विस्फोट हुआ और किले के पास की एक पहाड़ी काली रोशनी के विस्फोट से पूरी तरह नष्ट हो गई। नर्क की आंख की आभा। ब्रूस, निकोला और डैनियल ने भयानक दृष्टि को महसूस किया और तुरंत सदमे में पीले पड़ गए। उनकी चौकस निगाहों के नीचे एक सफेद बालों वाला खरगोश उछल रहा था और उसमें से नर्क की घातक आभा निकल रही थी। हे भगवान, एक खरगोश ने नर्क की आंख में महारत हासिल कर ली है। उन तीनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिरकार आई ऑफ हेल को एक विश्वव्यापी कौशल कहा गया था जो संपूर्ण तारा प्रणालियों को नष्ट करने में सक्षम था। यह एक अत्यंत दुर्लभ कौशल था और इसमें महारत हासिल करना कोई आसान उपलब्धि नहीं थी। फिर भी अब वे नर्क की आंख की भयानक शक्ति को एकमात्र खरगोश से आते हुए देख रहे थे। तीव्र ईर्ष्या प्रकट करते हुए उनके होंठ कांपने लगे। नर्क की आंख एक ऐसा कौशल था जिसमें उनमें से किसी को भी महारत हासिल नहीं थी। इस बीच अनास्तासिया और अन्य लोगों को पता था कि यह खरगोश वेलेन का पालतू जानवर था और उसने इसे बहुत सारी मूल्यवान वस्तुएं खिलाई थीं, जिससे यह अब एक जादुई जानवर बन गया है। छोटा सफेद खरगोश। जब वेलेन ने खरगोश को उछलते हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कुछ समय से खरगोश को नहीं देखा था। बदले में छोटा सफेद खरगोश वेलेन की तरफ कूद गया और उसके पैर पर स्नेहपूर्ण तरीके से अपना सिर रगड़ा। बहुत सारी शक्तिवर्धक औषधियों का सेवन करने के बाद खरगोश ने काफी बुद्धि विकसित कर ली थी और उसने वेलेन को माता पिता के रूप में देखा। ये देखकर कि खरगोश कितना प्यारा था, वेलेन ने तुरंत कौशल अनुभव के कुछ ऐसे स्टॉर्म्स निकाले और उन्हें खरगोश को सौंप दिया। छोटा खरगोश जानता था कि वेलेन ने उसे जो कुछ भी दिया वह असाधारण था। जैसे ही उसने कौशल अनुभव के एसएसएस स्टॉर्म्स को देखा, उसने तुरंत अपने मन को सक्रिय कर दिया और उन्हें अवशोषित करना शुरू कर दिया। जल्द ही खरगोश की आंखें गहरे तारों वाले आकाश की तरह काली हो गईं और उसकी टकटकी से विनाश और उजाड़ की भावना फैल गई। आसपास का क्षेत्र मानो मृत रेगिस्तान में बदल गया हो। आई ऑफ हेल में खरगोश की दक्षता तेजी से बढ़ी। आसपास के लोगों ने भी खरगोश से बढ़ते हुए भयावह दबाव को महसूस किया। उनके चेहरे सदमे से पीले पड़ गए। मैं ये जानता था, वेलेन के पास हमेशा अविश्वसनीय खजाने होते हैं। डैनियल और निकोला ने कौशल अनुभव के इन एसएसएस स्टॉर्म्स को पहले देखा था जब वेलेन ने उन्हें स्टाररी स्टोन और आफ्टरलाइफ फूलों के साथ लापरवाही से दिखाया था। तभी उन्हें कुछ असामान्य महसूस हुआ। अब जब उन्होंने वेलेन को खरगोश पर उनका उपयोग करते देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि कौशल अनुभव के एसएसएस स्टॉर्म्स कितने असाधारण थे। आखिरकार छोटा खरगोश महज एक जादुई जानवर जैसा जानवर था, लेकिन एसएसएस स्टॉर्म्स ऑफ स्किल एक्सपीरियंस के साथ आई ऑफ हेल में उसकी दक्षता आसमान छू गई थी। ये शुरुआत से लेकर छोटे सफलता स्तर तक आगे बढ़ चुका था। नर्क की आंख की शक्ति में अब गुणात्मक परिवर्तन आ गया था। निकोला, जो ईर्ष्यालु था और दांत पीस रहा था, ने जल्द ही अपनी निराशा दूर कर दी। आखिरकार वेलेन ने उसे फेनरर की रक्तरेखा भी दी थी। खरगोश पर ऐसी शक्तिशाली वस्तुओं का उपयोग करना वेलेन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जब तक वेलेन खुश थी, यही सब मायने रखता था। वह वास्तव में एक अभूतपूर्व टाइकून था। वेलेन के धन का प्रदर्शन देखकर अनास्तासिया अपनी पलकें झपकने से नहीं रोक सकी। उसने खुद को मानसिक रूप से सांत्वना देने की कोशिश की। ये चीजें मेरी नहीं हैं। मुझे शांत रहना चाहिए। लेकिन खुद को शांत करने की कोशिश करने के बावजूद वह हिले बिना नहीं रह सकी। आखिरकार हेल ने एक बार उसे कौशल अनुभव के एसएसएस स्टॉर्म्स की अविश्वसनीय शक्ति के बारे में बताया था और अब जब उसने इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा था तो वह और भी निश्चित थी कि ये तुलना से परे खजाने थे। वेलेन ने लापरवाही से खरगोश को किताबें सौंप दी, जिससे उसकी नर्क की आंख की दक्षता अगले स्तर तक बढ़ गई। यदि कौशल अनुभव के उन एसएसएस स्टॉर्म्स का उपयोग डुकल मनों में युवा प्रतिभाओं पर किया गया होता तो उनके कौशल में एक विस्फोटक सुधार का अनुभव होता। यह आदमी वास्तव में फिजूल खर्ची है। मैं सोचता था कि ड्रैगन की लाश खाना वेलेन की सीमा थी, लेकिन अब मैं देखता हूं कि यह सिर्फ उसकी आधार रेखा है। इससे मुझे और अधिक यकीन हो गया है कि मैं सही जगह पर आया हूं। एडेन भी उतना ही हिल गया था, लेकिन जितना अधिक उसने देखा उतना ही उसे एहसास हुआ कि किले में शामिल होना सही विकल्प था। आखिरकार अगर वेलेन का अनुसरण करने वाला एक खरगोश भी इस तरह के लाभ प्राप्त कर सकता है तो एक जीवित व्यक्ति के रूप में उसे बस वेलेन की अच्छी तरह से सेवा करनी होगी और उसे बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। वेलेन के हाथों से फिसला हुआ एक छोटा सा टुकड़ा ही उसे आनंदित करने के लिए काफी होगा। इस बीच हेल और अन्य, जिन्होंने पहले ही वेलेन के धन का और भी भव्य प्रदर्शन देखा था, शांत रहे। हेल ने टिप्पणी की, ये वेलेन का मूल ऑपरेशन है। अगर उन्होंने उसे बाहर जाते देखा तो वे शायद उत्तेजना से बेहोश हो जाएंगे। इनमें से किसी ने भी दुनिया नहीं देखी है। जब आप वेलेन के साथ हों तो सबसे पहली चीज जो आपको करने की जरूरत है वह है अपनी मानसिकता को समायोजित करना। हेल और अन्य युवा होने के कारण अपनी मानसिकता को आसानी से समायोजित करने में सक्षम थे। वेलेन का सामना करते समय वे जानते थे कि सामान्य ज्ञान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वह समझ से परे व्यक्ति था।
कुछ ही समय बाद बेड़े से सामान किले में स्थानांतरित कर दिया गया। ब्रूस और अन्य लोगों ने अनास्तासिया के रुकने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और चले गए। हालांकि ब्रूस के पास अभी भी कई प्रश्न थे, लेकिन आसपास के इतने सारे लोगों से वह सीधे नहीं पूछ सकता था। अब जैसे ही वे चले गए, वह उनसे वेलेन के साथ हुए समझौते की प्रकृति के बारे में पूछने की योजना बना रहा था। बेहतर होगा कि आप मुझे बताएं कि आप वेलेन से किस बात पर सहमत हैं। जबकि हम अभी भी यहाँ हैं, मुझे ये जानना होगा कि क्या मैं इसे ठीक करने के लिए कुछ कर सकता हूँ। अन्यथा जब आप हेड पर वापस आएंगे तो आपको पछतावा होगा। ये कहकर मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो कि तुम्हें ड्रैगन रक्त औषधि का फॉर्मूला मिल गया है। वह न जाने कितने वर्षों से खो गया है। बेड़े में वापस आकर ब्रूस ने उन दोनों को ठंडी नजरों से देखा और उनसे पूछताछ करने लगा। वेलेन को इतने कीमती खून खराबे की भी परवाह नहीं थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उसे हमें धोखा देने की जरूरत थी? डैनियल ने इसी क्षण जोड़ा। इसके अलावा आप नहीं जानते, वेलेन की नज़र में एक एस रैंक कौशल टॉयलेट पेपर से ज्यादा कुछ नहीं है, बस बेकार कचरा। ब्रूस और भी अधिक हैरान था। एक एस रैंक कौशल, ये कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने कई अन्य चीजें बेचने के बावजूद अपने ट्रेड गिल्ड में कभी नहीं बेचा था। एस रैंक कौशल टॉयलेट पेपर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ब्रूस ने असमंजस में डैनियल को देखा। डैनियल ने उदासीनता से कहा, बस इसे शाब्दिक रूप से लें। वेलेन ने निकोला को टॉयलेट पेपर के रूप में उपयोग करने के लिए उस स्तर का कौशल दिया। इन शब्दों पर ब्रूस की आंखें लगभग बाहर आ गईं। अब जाकर ही उसे समझ आया कि उसका बेटा और युवा मालिक वेलेन पर इतना भरोसा क्यों करते थे। चूंकि ड्रैगन ब्लड पोशन नुस्खा सबसे अधिक वास्तविक है, एक बार जब हम इसे घर वापस सत्यापित कर लेंगे तो मैं क्रेग प्रमुख के साथ यहां आऊंगा और हम फिर से बातचीत करेंगे। 10% लाभ का हिस्सा बहुत कम है, कम से कम 20% या यहां तक कि 30%। ड्रैगन ब्लड पोशन का नुस्खा अमूल्य है और वेलेन ने इतनी बड़ी ईमानदारी दिखाई है, हम उसे कम करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ... किले पर भव्य हॉल के अंदर, कप्तान, मैं किले के लिए काम करता हूं, यह मेरा कर्तव्य है। आपको मुझे अलग करने की जरूरत नहीं है। अनास्तासिया द्वारा व्यक्तिगत रूप से उन्हें हॉल में बुलाने के बाद वेलेन शुरू में विनम्रतापूर्वक मुस्कुराए थे। उनकी अभिव्यक्ति में अजीबता का संकेत दिख रहा था। हालांकि अनास्तासिया की बढ़ती हुई गंभीर निगाहों को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। लेकिन वह ऐसा कुछ भी नहीं सोच सका जो उसने हाल ही में गलत किया हो। वेलेन, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें इस समय कमतर आंका है। हो सकता है कि तुम्हारे बजाय मुझे तुम्हारा उपकप्तान बनना चाहिए। इन्फिनिटी मनी सिस्टम के साथ पुनर्जन्म हुआ, सभी ब्रह्मांडों द्वारा मेरी पूजा की गई। अध्याय 64 किले पर वापस। आप किले से कितने समय के लिए गए हैं? और आपने पहले से ही बहुत सारी उपाधियां जमा कर ली हैं। हैचलिंग ऑर्डर सदस्य, स्वतंत्र सेनेटर, यहां तक कि टाइकून क्लब की स्थापना भी की और सेलेस्टिया अकादमी के हेडमास्टर को अपना शिष्य बनाया। वेलेन, स्वतंत्र सेनेटर, क्या मुझे अब आपको ग्रैंड मास्टर कहना चाहिए? अनास्तासिया चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ बोली। वेलेन ने अजीब तरीके से अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया। कैप्टन, बस मुझे वेलेन कहो। ये उपाधियां मुझ पर थोप दी गईं, ये खाली उपाधियों के अलावा और कुछ नहीं है। आपने मुझ पर जो दयालुता दिखाई है, कप्तान, मैंने अभी तक उसका बदला नहीं चुकाया है। वेलेन ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। उसे अनास्तासिया के साथ अच्छे संबंध बनाने की जरूरत थी। अगर वह उसके साथ इतनी ही सख्ती से पेश आती रही तो चीजें ठीक नहीं होंगी। लेकिन अगर वह अंततः उसकी प्रेमिका बन गई, तो बस इसके बारे में सोचने से वह थोड़ा उत्साहित हो गया। वेलेन अनास्तासिया को अच्छी तरह से जानता था, बाहर से ठंडा, अंदर से गर्म। हालांकि ऊपरी तौर पर उसने उसके प्रति उदासीन व्यवहार किया, लेकिन वह जानता था कि उसने किले में उसके योगदान पर ध्यान दिया है। एक बार जब उसने किले को पूरी तरह से विकसित कर लिया, तो वह निश्चित रूप से प्रभावित होगी। आखिरकार वह एक रईस था, उसके पास दुनिया का सारा समय और पैसा था। उनका मानना था कि किले को शक्ति प्रदान करने वाले मैना पत्थरों की निरंतर धारा के साथ ये केवल मजबूत होगा, और एक दिन अनास्तासिया निश्चित रूप से उसके सामने अपना नर्म पक्ष प्रकट करेगी। अनास्तासिया ने वेलेन को सच्ची भावनाओं से देखा, कुछ हद तक प्रभावित हुआ। किला छोड़ने और इतना कुछ अनुभव करने के बावजूद उसे अब भी किला और उसकी याद आती है। वह दुर्लभ था। वैसे अनास्तासिया, टाइकून क्लब कुछ ऐसा था जिसका मैंने यूं ही उल्लेख किया था। बेले ने आपको इसके बारे में जरूर बताया होगा। सेलेस्टिया अकादमी के हेडमास्टर इसमें इसलिए शामिल हुए क्योंकि वह एक शर्त हार गए थे, इसलिए नहीं कि वह वास्तव में मेरे शिष्य बनना चाहते थे। और जहां तक स्वतंत्र सेनेटर के पद की बात है, उन्होंने इसे मुझ पर थोप दिया। वेलेन ने तुरंत फिर से स्पष्टीकरण दिया। वह नहीं चाहता था कि अनास्तासिया उसे गलत समझे। ये सुनकर अनास्तासिया की अभिव्यक्ति धीरे धीरे नर्म हो गई। हालांकि वेलेन के आसपास बहुत सी चीजें घटित हो चुकी थीं, फिर भी वह वही वेलेन था। वास्तव में कुछ भी नहीं बदला था और उसके लिए इतना ही काफी था।
ये सोचते हुए अनास्तासिया ने अतीत पर ध्यान देना बंद कर दिया और अचानक बोली, वेलेन, जब से आप सिंगुलैरिटी बैटलफील्ड में गए हैं, क्या आप वहां किसी अल्पज्ञात जगह के बारे में जानते हैं? वेलेन ने एक पल के लिए सोचा, फिर बोला, आप कैस सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? मैं एक बार वहां आधे दिन के लिए था, इतनी देर के लिए कि अराजक कार्डों की एक लहर से गुजरना पड़ा। लेकिन जब मेरा पास समाप्त हो गया तो मुझे टेलीपोर्ट करना पड़ा। बोलते समय वेलेन के चेहरे पर अफसोस झलक रहा था। अनास्तासिया की अभिव्यक्ति जटिल हो गई। अधिकांश जागृत लोगों के लिए कैस सिटी एक रहस्य था। उसने वेलेन से यह अपेक्षा नहीं की थी कि वह न केवल इसके बारे में जानेगी बल्कि उसे देखने भी आएगी। यह उनका पहली बार सिंगुलैरिटी बैटलफील्ड में प्रवेश था, फिर भी उन्हें ऐसी छिपी हुई जगह के बारे में पहले से ही पता था, उन्होंने इसे सीनेट से सीखा होगा। अनास्तासिया, वह जगह काफी दिलचस्प है। अनास्तासिया को कैस सिटी के बारे में विशेष रूप से उत्सुक देखकर वेलेन ने उत्सुकता से वहां अपने अनुभव साझा करना शुरू कर दिया। ये सुनकर कि यह अत्यंत उन्नत तकनीक वाली जगह है, अनास्तासिया की दिलचस्पी और भी बढ़ गई। वहां हर कोई कैश कार्ड के पीछे है। कैश कार्ड कुछ भी खरीद सकते हैं जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, सामान, सेवाएं, कुछ भी। जब मुझे अपना अगला पास मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें वहां ले जाऊंगा। हम उन उच्च रैंक वाले बड़े शॉट से हमारे पैर धुलवाएंगे। वेलेन ने शेख ही बघारते हुए कहा। अन्य आकाशगंगाओं में वह ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन कैस सिटी में वह बिल्कुल कर सकता है। अनास्तासिया ने वेलेन को अधिक गहरी, अधिक विचारशील दृष्टि से देखा। वेलेन के शब्द ईमानदार थे और वह उनमें सच्चाई महसूस कर सकती थी। वेलेन ने हमेशा उसके और किले के बारे में सोचा था और उसके साथ जुड़ना वास्तव में एक बड़ा सौभाग्य था। उसकी निगाहें नर्म महसूस करते हुए वेलेन मंद मंद मुस्कुराए। बढ़िया। अनास्तासिया वास्तव में बाहर से ठंडी लेकिन अंदर से गर्म थी। ऐसा लगता है कि उसके प्रयासों ने उसका दिल खोल दिया है और उन्हें करीब ला दिया है। हालांकि अनास्तासिया जल्दी ही होश में आ गई। वेलेन को अपनी ओर मुस्कुराते हुए देखकर उसे एहसास हुआ कि उसकी निगाहें अभी कुछ ज्यादा ही खास हो गई थीं। उसने तुरंत अपनी भावनाओं को दबा दिया और अजीब तरह से दूर हो गई। चलो आज के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। मैं कैस सिटी की आपकी यात्रा की रिपोर्ट सीनेट को दूंगी। वेलेन ने समझदारी से सिर हिलाया। अनास्तासिया एक मजबूत इरादों वाली इंसान थी। हालांकि उसके प्रति उसका रवैया नर्म हो गया था, फिर भी अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी था। वेलेन के हॉल से बाहर निकलने के बाद उसने अचानक एक मांसल बूढ़े व्यक्ति को उज्ज्वल मुस्कान के साथ आते देखा। वेलेन, मैं एडेन हूँ, ड्यूक एंथनी का दोस्त और किले का सेनेटर। मैं भी एक निडर हूँ। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो बस मुझे बताएं। केविन और रॉबर्ट बहुत बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन मैं, हालांकि बड़ा हूँ, जानता हूँ कि सैकड़ों साल अभी भी लड़ने का सबसे अच्छा समय है। वेलेन प्रतिक्रिया देने ही वाला था कि उसने केविन और रॉबर्ट को स्पष्ट रूप से परेशान होकर आते देखा। एडेन, तुम सच में कुछ हो? क्या तुम वही नहीं थे जिसने कहा था कि कोई आंतरिक प्रतिस्पर्धा नहीं है, कि सब कुछ निष्पक्ष होना चाहिए? केविन ने गुस्से में कहा। इस हरकत में फंसने के बाद एडेन थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन उसे पता था कि उसका लक्ष्य हासिल हो गया है। ठीक है, मुझे आज कुछ नहीं करना है, कल देखते हैं। वेलेन उनके इरादों को समझ गए। वे आफ्टरलाइफ फूल और ड्रैगन का खून चाहते थे। वह नहीं चाहता था कि बात बढ़े, इसलिए उसने पहले बात की। अगर कल कुछ भी आता है तो मुझे निश्चित रूप से आपकी मदद की जरूरत होगी। उनमें से किसी की भी वेलेन के सामने क्रोधित होने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उन सभी ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है वेलेन, हमें किसी भी समय कॉल करें। एडेन बोलने वाले पहले व्यक्ति थे, फिर मुड़े और चले गए। उनका लक्ष्य पहले ही हासिल हो चुका था। हम इंतजार करेंगे वेलेन। वह बूढ़ा आदमी बहुत अविश्वसनीय है, केविन और रॉबर्ट ने जाने से पहले भी कहा। वेलेन। जब वेलेन अपने आंगन में लौटा तो हेल, यूनम और एलन सभी उसके चारों ओर इकट्ठे थे। अपने आसपास के 6 लोगों को देखकर वेलेन थोड़ा असहाय महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। निश्चित रूप से जहां भी एक असाधारण व्यक्ति जाता है, वे ध्यान का केंद्र होते हैं। वेलेन, तुम्हें गए कुछ ही समय हुआ है और अब तुम पहले से ही विशेषज्ञ रैंक स्तर 9 पर पहुंच गए हो। तभी हेल और अन्य लोगों ने देखा कि वेलेन का स्तर पहले से ही नाटकीय रूप से बढ़ गया था और उन्होंने बड़ी उत्सुकता से उसकी ओर देखा। सिंगुलरिटी बैटलफील्ड में प्रवेश करने से पहले वेलेन, आप केवल अप्रेंटिस रैंक लेवल 9 पर थे, ठीक है? आपने अचानक 2 रैंकों को कैसे पार कर लिया? हालांकि वे जानते थे कि सिंगुलरिटी युद्ध क्षेत्र में कई बेहतरीन अवसर थे, एक साथ इतने सारे स्तरों पर आगे बढ़ना वास्तव में अविश्वसनीय था। हालांकि जब एलन ने ये सुना तो उसने शांत भाव से उनकी ओर देखा। जब उन्होंने पहली बार वेलेन को देखा तो उन्होंने देखा कि वेलेन का स्तर आसमान छू रहा था और उनकी प्रगति की गति रॉकेट की सवारी करने जैसी थी। जबरदस्त अवसरों के साथ भी कोई भी वेलेन की विकास गति की तुलना नहीं कर सकता। तो उसने सीधे वेलेन की ओर अपनी निगाहें घुमाई और सोच समझकर कहा, वेलेन, तुम्हें अप्रेंटिस रैंक लेवल 9 से विशेषज्ञ रैंक लेवल 9 तक जाने में कितना समय लगा?
यह एक बार की सफलता रही होगी, है ना? एलन किले में शामिल होने वाला दूसरा व्यक्ति था। मूल रूप से उनकी प्रतिभा काफी अच्छी थी, लेकिन वेलेन और बाद में हेल और अन्य की प्रतिभा की तुलना में अभी भी कुछ कमियां थीं। अब जब वेलेन वापस आ गया था तो वेलेन के समर्थकों में से एक के रूप में उसने कुछ ध्यान आकर्षित करने के लिए उसका उपयोग करने की योजना बनाई, अन्यथा उसे जल्द ही भुला दिया जाएगा। एलन की बातें सुनने के बाद हेल और अन्य सभी लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। अप्रेंटिस रैंक लव 9 से विशेषज्ञ रैंक लव 9 तक एक बार की छलांग। ये कैसा मजाक था? एलन, क्या आप बहुत सारे रसायन विज्ञान प्रयोग कर रहे हैं और अपने मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं? भले ही वेलेन असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हो, सभी आकाशगंगाओं के इतिहास में ऐसा कोई मामला नहीं है जहां कोई एक ही समय में 2 रैंकों को तोड़ सके। ये सही है, एलन, आपकी अत्यधिक प्रशंसा वास्तव में वेलेन के लिए अतिशयोक्ति का एक रूप है। एक साथ 2 स्तरों को पार करना लगभग असंभव है। प्रत्येक रैंक एक विशाल अंतर को दर्शाता है जो पिछले वाले से 10 गुना बड़ा है। यहां तक कि बिना किसी बाधा के उन्नयन के लिए नींव जमा करने में लंबा समय लगता है। एलन, आप केवल निपुण रैंक पर हैं, इसलिए शायद आप ऊपर चढ़ने के बारे में ज्यादा नहीं समझते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं वह केवल सपने में ही हो सकता है। हेल और अन्य लोगों ने एक के बाद एक बात की। वे सभी जानते थे कि वेलेन की प्रतिभा असाधारण थी, लेकिन एलन ने जो कहा वह बहुत अपमानजनक था, कुछ ऐसा जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। वास्तव में उनके लिए एक बार में एक ही रैंक को तोड़ना इतिहास बनाने और आकाशगंगा को हिला देने के लिए पर्याप्त होगा। एलन सचमुच मुझे समझता है। उस समय वेलेन, जो कुछ हद तक आश्चर्यचकित था, ने एलन को देखा और धीरे से कहा, मैंने मूल रूप से सोचा था कि मेरे समतल होने के एकमात्र गवाह पहाड़ और 2 लाशें थीं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि एलन ने इसका अनुमान लगाया होगा। आपको पता नहीं है, जब मैं वहां से गुजरा तो मन का उछाल इतना अचानक और बेकाबू था। जैसे ही वेलेन ने बात की, वह उन 2 लाशों को याद करते हुए अपनी सफलता के क्षण में वापस चला गया। वेलेन के बोलने के बाद हेल और अन्य लोग तुरंत स्तब्ध रह गए। हालांकि उन्होंने एलन की बातों पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन खुद वेलेन को ये कहते हुए सुनने से इसके सच होने की संभावना कहीं अधिक हो गई। आखिरकार वेलेन के साथ उनकी बातचीत से वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बकवास करता हो। मुख्य बात यह थी कि उनके पास उनसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। कुछ ही दिनों में वह अप्रेंटिस रैंक लव 9 से एक्सपर्ट रैंक लव 9 पर पहुंच गया था, जो पहले से ही काफी चौंकाने वाला था। ये कल्पना करना कठिन था कि एक साथ 2 पायदान ऊपर छलांग लगाना कितना चौंकाने वाला होगा। आपकी ताकत एक पल में दर्जनों, यहां तक कि सैकड़ों गुना बढ़ जाने का एहसास ये संभवतः कैसा महसूस हो सकता है। वेलेन ने अपने आसपास के आश्चर्यचकित भावों को नजरअंदाज कर दिया और अचानक एलन की ओर देखा, कुछ उत्सुकता से, और कहा, एलन, आपने बहुत सारी शक्तिवर्धक औषधियां पी हैं और जीवन के बाद के फूलों की धूप ली है। आपके शरीर में बड़े बदलाव होने चाहिए थे, है ना? आप अभी तक विशेषज्ञ रैंक तक क्यों नहीं पहुंचे? हालांकि हेल और अन्य लोगों की नजर में एलन महत्वहीन लग रहा था, वेलेन की नजर में इस व्यक्ति के पास एक चुने हुए व्यक्ति की आभा थी। वह सरलता से कोसों दूर था। वेलेन की बातें सुनकर हेल और अन्य लोगों ने तुरंत अपना ध्यान एलन की ओर स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने पहले एलन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। आखिरकार वे डुकल मनों से सावधानीपूर्वक चुनी गई प्रतिभाएं थीं और उन्होंने स्थानीय मूल निवासी एलन जैसे किसी व्यक्ति को नीची नजर से देखा था। हालांकि अब जब वेलेन ने बात की थी तो एलन के बारे में उनकी जिज्ञासा बढ़ गई थी। उनकी नजर एक बार फिर एलन पर केंद्रित हो गई, जो अब उसकी जांच करने के इरादे से भर गई थी। क्यों? उसका शरीर इतना पवित्र क्यों था, मानो अभी अभी पैदा हुआ हो, अशुद्धता का लेशमात्र भी एहसास न हो। शक्तिवर्धक औषधि, वह औषधि जो शारीरिक शक्ति बढ़ाती है और शरीर को परिष्कृत करती है। लेकिन क्या उस औषधि का प्रभाव बहुत कम नहीं है? और यह बहुत दुर्लभ है। उद्धरण चिन्ह। हेल और अन्य लोगों ने एक दूसरे पर नजरें डाली, सभी एक दूसरे की आंखों में भ्रम देख रहे थे। फिर उन्होंने अचानक वेलेन की ओर देखा, उन्हें एहसास हुआ कि उसके आसपास होने पर कुछ भी संभव लग रहा था। एलन, तुमने कितनी शक्तिवर्धक औषधियां पी हैं? हेल और अन्य लोगों को इस तरह आश्चर्य से अपनी ओर देखते हुए देखकर एलन ने शांति से कहा, मैंने उतनी नहीं पी है जितनी मैं अपने पेट में पी सकता था। इसके अलावा यह कोई फोर्टिफाइंग पोशन नहीं था, यह एक मास्टर रैंक लव 3 फोर्टिफाइंग पोशन था। चूंकि मैं केवल एडेप्ट रैंक पर हूं, इसलिए मैंने इस अवसर को लगभग खो दिया। अंत में उनकी आवाज में कुछ शांति खो गई और उनमें गर्व का भाव आ गया। हेल और अन्य डुकल मनों की शीर्ष स्तरीय प्रतिभाएं थे, तो क्या हुआ? उनका मानना था कि मास्टर रैंक फोर्टिफाइंग पोशन द्वारा परिष्कृत उनके शरीर के साथ उनकी प्राकृतिक प्रतिभा उनसे कमतर नहीं थी। उनकी तुलना में उसके पास केवल कुछ आधार और समय की कमी थी। उसका भविष्य असीमित था और वह डुकल मनों की इन शीर्ष प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में पूरी तरह सक्षम था। ये सुनकर हेल और अन्य लोगों के चेहरे पर एहसास के भाव आ गए।
फोर्टिफाइंग पोशन अपने आप में पहले से ही एक दुर्लभ और विशेष पोशन था, और एलन ने मास्टर रैंक संस्करण का सेवन किया था। प्रभाव लगभग पूरी तरह से उत्प्रेरित हो गए, जिससे ये सामान्य फोर्टिफाइंग पोशन से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया। मुख्य बात यह थी कि एलन को ऐसी कोई चीज मिली थी जो स्पष्ट रूप से वेलेन की संलिप्तता की ओर इशारा करती थी। तुरंत वे सभी तीव्र ईर्ष्या से एलन की ओर देखने लगे। यदि उन्हें एलन की उम्र और स्तर पर ऐसे अच्छे भाग्य का सामना करना पड़ा होता, तो वे निश्चित थे कि उनकी वंशावली और अन्य कारकों में गुणात्मक परिवर्तन आया होगा और उन्हें ऊपरी स्तर के ब्रह्मांड में चढ़ने और शीर्ष शक्तियों में से एक बनने का मौका भी मिल सकता था। ये सोचते हुए उन्होंने एक बार फिर उत्सुकता और श्रद्धा से एलन की ओर देखा। अब वे उसे उस मामूली तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देख रहे थे जिसे वे पहले देखते थे। मास्टर रैंक फोर्टिफाइंग पोशन के प्रभाव को सहन करने के बाद एलन का शरीर परम शुद्धता तक पहुंच गया था और उसका मनकोर अपने चरम पर परिष्कृत हो गया था। केवल इसी बात ने उसे उनसे अतुलनीय बना दिया। उसका भविष्य उनसे भी आगे निकल सकता है। हेल और अन्य लोगों द्वारा विस्मय से घूरे जाने के बाद एलन ने गर्व से अपना सिर और छाती उठाई, फिर वेलेन की ओर देखा, जिसने उसकी किस्मत बदल दी थी। मूल रूप से मैं पहले ही लेवल अप करने की योजना बना रहा था, लेकिन मिस अनास्तासिया ने मुझसे आपके लौटने का इंतजार करने के लिए कहा, अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ हो तो। वेलेन ने सिर हिलाया। वह समझ गया कि यही कारण है कि अनास्तासिया उनकी इतनी परवाह करती थी। निपुण रैंक से विशेषज्ञ रैंक तक पहुंचना एक बड़ा कदम था, और एक बार सफल होने के बाद वे निचले स्तर के जागृति के रूप में अपनी उत्पत्ति को पीछे छोड़ते हुए ब्रह्मांड की ताकतों की रीढ़ बन जाएंगे। वेलेन ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि उसके पास वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो एलन की मदद कर सके। इस समय मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपकी मदद कर सके। बस अभी इंतजार करें। वह एलन की मदद करना चाहता था, लेकिन इस समय वह वास्तव में कुछ भी नहीं दे सकता था। ये सुनकर हेल और अन्य लोगों ने एलन को अत्यधिक ईर्ष्या से देखा। वेलेन की मदद से एलन के शरीर को अभूतपूर्व स्तर तक परिष्कृत किया गया था, जो पहले से ही चौंकाने वाला था। यदि वेलेन विशेषज्ञ रैंक तक पहुंचने में उनकी सहायता करते तो ये बाग में पंख जोड़ने जैसा होता। वेलेन की मदद के कारण उनकी भविष्य की उपलब्धियां उनसे भी आगे निकल सकती हैं। दुर्भाग्य से जब वे अपनी विशेषज्ञ रैंक की सफलताओं के लिए प्रयास कर रहे थे, तब उनका सामना वेलेन से नहीं हुआ था। हालांकि आगे सोचने पर हेल और अन्य लोगों को तुरंत एहसास हुआ। हालांकि वे विशेषज्ञ रैंक तक पहुंचने का अवसर चूक गए थे, वे सभी टाइटन रैंक तक पहुंच गए थे, और वीर रैंक तक पहुंचना अभी भी अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण था। यदि वे अब वेलेन की सहायता प्राप्त कर सकें, तो यह उनके लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन होगा। वे जितना अधिक आगे बढ़े, उन्हें उतनी ही अधिक महत्वपूर्ण सहायता की आवश्यकता थी। इन्फिनिटी मनी सिस्टम के साथ पुनर्जन्म हुआ, सभी ब्रह्मांडों द्वारा मेरी पूजा की गई। अध्याय 65 स्टार हंट सिस्टम का नया कार्य। वेलेन की मदद से उन्हें लगा जैसे वे अपनी ही सीमाओं को तोड़ सकते हैं। वेलेन एक सुपर टाइकून की तरह थे जो उन्हें अटल सुरक्षा प्रदान करते थे। बधाई हो, मेजबान ने एक यादृच्छिक कार्य शुरू कर दिया है। एलिमेंट अकादमी द्वारा आयोजित स्टार हंट में भाग लेने के लिए डुकलमनों के प्रतिभाशाली सदस्यों का नेतृत्व करें। कार्य आवश्यकताएं। मेजबान को इस शिकार में दूसरा स्थान हासिल करना होगा और वॉन मिशेल स्टीनहाउस की प्रतिभाओं को पहला स्थान नहीं लेना चाहिए। कार्य सफलता, लग्जरी अंक हासिल करें। कार्य विफलता, लग्जरी अंक खोएं। सिस्टम का नोटिफिकेशन दिमाग में सुनकर वेलेन के हाव भाव कुछ अजीब हो गए। स्टार हंट, दूसरी जगह, इसे दूसरा स्थान मिलना ही था। ये प्रणाली स्पष्ट रूप से किसी चीज पर निर्भर थी। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि स्टार हंट किस बारे में था। उन्होंने सोचा कि चूंकि इस समय कुछ भी विशेष रूप से जरूरी नहीं हो रहा था, इसलिए इसमें शामिल होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे सभी लोगों के एक साथ एकत्रित होने वाला एक सामाजिक कार्यक्रम माना जा सकता है। लेकिन वास्तव में दूसरा स्थान पाने की आवश्यकता पहले स्थान को हासिल करने से अधिक कठिन लग रही थी। हेल और अन्य को प्रथम स्थान लेने की अनुमति नहीं देना, ये स्पष्ट रूप से सिस्टम द्वारा जोड़ा गया एक पैच था। हेल, क्या आप एलिमेंट अकादमी द्वारा आयोजित स्टार हंट के बारे में कुछ जानते हैं? वेलेन ने पहले स्थिति का पता लगाने का निर्णय लिया। यदि हेल और अन्य लोग अभी अभी किले में शामिल हुए थे और उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उन्होंने अनास्तासिया से पूछने की योजना बनाई, उसके पास अधिक जानकारी हो सकती है। वेलेन, मुझे नहीं पता था कि आप इसके बारे में पहले से ही जानते थे। कुछ दिन पहले एलिमेंट अकेडमी ने हमें एक चुनौती पत्र भेजा था, जिसमें हमें स्टार हंट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। लेकिन लगता है कि मिस अनास्तासिया ने इसे अस्वीकार कर दिया है, इसलिए हम इसके बारे में अधिक नहीं जानते हैं। हेल ने वेलेन के साथ अपनी जानकारी साझा की। वेलेन ने सिर हिलाया। हेल और अन्य लोग शायद केवल इतना ही जानते थे। इसलिए वेलेन सीधे उस बड़े हॉल में गए जहां अनास्तासिया थी। जब वेलेन पहुंचे तो अनास्तासिया मन पत्थर से मन को अवशोषित कर रही थी, परिश्रमपूर्वक समतल कर रही थी। वेलेन को इतनी जल्दी लौटते देखकर उसकी भौहें थोड़ी झुक गईं, लेकिन उसने फिर भी पूछा, क्या हो रहा है?
मैंने हेल और अन्य लोगों को ये कहते हुए सुना कि एलिमेंट अकादमी ने हमें एक चुनौती पत्र भेजा है जिसमें हमें स्टार हंट में शामिल होने के लिए कहा गया है। क्या ये सच है? वेलेन ने सीधे पूछा। अनास्तासिया ने सिर हिलाया। एलिमेंट अकेडमी यूरेनस स्टार पर एक प्रसिद्ध गुट है। इस बार उन्होंने यहाँ के 10 से अधिक शक्तिशाली गुटों को चुनौती पत्र भेजे, इस उम्मीद में कि हम स्टार हंट में भाग ले सकें। उन्होंने पहले मुझसे संपर्क किया था। अगर हम शामिल होने का निर्णय लेते हैं तो हमें बड़ी मात्रा में ऐसी सामग्रियां रखनी होंगी जो छोटे क्षुद्रग्रह को समतल करने में मदद कर सके जहां स्टार हंट होगा। कोई भी गुट जो उन सामग्रियों को पकड़ सकता है उन्हें रखेगा। हालांकि एलिमेंट अकेडमी ने निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभागियों की संख्या को सीमित कर दिया है। वे एक ऐसे क्षुद्रग्रह पर कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं जिसे वे अच्छी तरह से जानते हैं। उनके पास पहले से ही एक बड़ा फायदा है। इसमें शामिल होने के लिए सहमत होना एक नुकसान होगा। अनास्तासिया ने इस आयोजन में कोई दिलचस्पी न दिखाते हुए धीमी गति से बात की। उसे लगा कि इससे उसका बहुमूल्य समय बर्बाद होगा। इसके अलावा ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष कुछ गुप्त रणनीति का उपयोग कर सकता है, उसे और भी कम दिलचस्पी थी। वेलेन अनास्तासिया के विचारों को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अनास्तासिया, मैं स्टार हंट में भाग लेना चाहता हूँ। आप शामिल होना चाहते हैं, लेकिन फोर्ट्रेस के पास पर्याप्त कीमती सामग्री नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसे एहसास हुआ कि वेलेन की अभिव्यक्ति उत्तेजित हो गई थी। बड़े टाइकून एलन के बारे में सोचते हुए अनास्तासिया ने अपने वाक्य का दूसरा भाग निगल लिया। वह जानती थी कि एक बार जब उसने उल्लेख किया कि फोर्ट्रेस में स्टार हंट में शामिल होने के लिए सामग्री और सोने के सिक्कों की कमी है, तो वेलेन अपना हाथ उठाएगा और कहेगा कि ये समस्याएं कोई मुद्दा नहीं है और इसका ध्यान रखेंगे। जैसा कि उसे उम्मीद थी, वेलेन ने तुरंत आत्मविश्वास भरे स्वर में बात की। कप्तान, सामग्री और सोने के सिक्के मुझ पर छोड़ दो। ये तो बस छोटी मोटी समस्याएं हैं। इसके साथ ही वेलेन ने अपने भंडारण बैग से कई अनमोल खजाने निकाले। कैप्टन, आप कौशल अनुभव के एसएसएस टॉम्स से परिचित हैं, दुर्लभ और मूल्यवान चीजें जिन्हें केवल कड़ी मेहनत के माध्यम से छीना जा सकता है। आइए उनमें से 50 को बाहर निकालें। इसके अलावा मुझे यहाँ कुछ आफ्टरलाइफ फूल भी मिले हैं, मैं उनमें से 50 भी निकाल लूंगा। यहाँ कुछ तारों से भरे पत्थर हैं, मैं बड़ी पीड़ा के साथ उनमें से 3 को अलग कर दूंगा। और मेरे पास ड्रैगन के खून की 100 बूंदें हैं। ये पर्याप्त होना चाहिए, है ना? वेलेन को इतना दुर्लभ खजाना देखकर अनास्तासिया की आंखें लगभग अंधी हो गईं। साथ ही उसके हृदय में क्रोध की लहर पैदा होने लगी। हमेशा की तरह वेलेन असाधारण ढंग से काम कर रहा था और पहले से ही बहुत सारे दुर्लभ खजाने सामने ला रहा था। यदि इन सभी वस्तुओं को स्टार हंट के लिए क्षुद्रग्रह में फेंक दिया गया तो ये पूरी तरह से बर्बादी होगी। आयोजन में शामिल होने वाले सभी गुटों की संयुक्त संपत्ति की तुलना वेलेन द्वारा पेश किए गए स्क्रैप से भी नहीं की जा सकती। कप्तान, बहुत हो जाना चाहिए, है ना? वेलेन ने यह नहीं सोचा कि यह बर्बादी है। उनके लिए यह अपनी संपत्ति दिखाने का एक आदर्श अवसर था। यदि अन्य गुटों ने इन खजानों को देखा तो वे इतने उत्साहित हो जाएंगे कि वे उनके लिए पागलपन से दौड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। वह उन्हें ये दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सका कि वास्तविक विलासिता और भोग कैसा दिखता है। हालांकि जैसे ही वेलेन ने बोलना समाप्त किया, अनास्तासिया ने बार बार अपना सिर हिलाया। इन सभी खजानों को किले में रखें। किले को विकास के लिए इनकी आवश्यकता है। सबसे पहले वह स्टार हंट में इन कीमती चीजों को कैसे बर्बाद होने दे सकती थी। उनमें से एक भी खो जाए तो वह बेहोश हो जाएगी। दूसरे, वेलेन की दिखावा करने की आदत को सुधारना होगा। उसने तुरंत उसके व्यवहार को संबोधित करने का एक तरीका सोचा और मन ही मन मुस्कुराए। लेकिन जैसे ही वह मुस्कुरा रही थी, वेलेन ने निर्णायक रूप से अपना हाथ हिलाया और सब कुछ वापस अपने भंडारण बैग में डाल दिया। फिर उसने अनास्तासिया की ओर देखा। वह अपने भोजन की रक्षा करने वाले पक्षी की तरह लग रही थी। अनास्तासिया उसकी तीव्र कार्रवाई देखकर पूरी तरह से भ्रमित हो गई। वह केवल अपने लाभ के लिए किले में खजाने रखना चाहती थी। उसे चिंता थी कि वेलेन युवा और गर्म दिमाग वाला होने के कारण उन्हें अच्छी तरह से संभाल नहीं पाएगा। लेकिन वह उन सभी को इतनी जल्दी वापस कैसे ले सकता था? उसकी मुस्कान ठिठक गई। कैप्टन, ये वस्तुएं स्टार हंट के लिए हैं। वे किले में नहीं जा सकते। वेलेन ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। अनास्तासिया अब थोड़ा हैरान थी। वह जानती थी कि वेलेन को किले की परवाह है। अन्यथा उन्होंने किले के लिए सोने के सिक्कों और मैना पत्थरों का दीर्घकालिक स्रोत बनाने के लिए ऑरोरा ट्रेड गिल्ड के साथ काम करने में इतना प्रयास नहीं किया होता। लेकिन अब जब वेलेन ने इन सभी कीमती वस्तुओं को निकाल लिया तो वह उन्हें किले के लिए नहीं रखने के लिए असामान्य रूप से दृढ़ संकल्पित लग रहा था। कप्तान, अगर मैं वास्तव में इन्हें आपको दे दूं तो क्या आप उन्हें भंडारण में छोड़ देंगे और उन पर धूल जमा कर देंगे? वेलेन गंभीर दिखे और अनास्तासिया से सख्ती से पूछा। अप्रयुक्त संसाधन बिल्कुल भी संसाधन नहीं है। केवल जब इन चीजों का उपयोग किले की प्रतिभाओं को ऊपर उठाने में मदद करने के लिए किया जाता है तो उनका मूल्य होगा।
आप उन्हें इस तरह जमा नहीं कर सकते। वेलेन के लिए ये खजाने के बारे में नहीं था, यह अनास्तासिया की कंजूसी के बारे में अधिक था। यदि वह उन्हें लेती तो वह उनका कभी उपयोग नहीं करती। यदि आपको मन के पत्थरों या आफ्टरलाइफ फूलों की आवश्यकता है तो मैं उन्हें जला सकता हूं और धूप आपके पास भेज सकता हूं। मैं पीछे नहीं हटूंगा। वेलेन के शब्द दृढ़ और निर्णायक थे। ये सुनकर अनास्तासिया गुस्से से कांप उठी। वह जानती थी कि अगर वेलेन ने सचमुच उसे वे खजाने दिए तो वह उन्हें सुरक्षित तो रखेगी लेकिन उनका कभी उपयोग नहीं करेगी। वेलेन को इसकी आशंका थी। कुछ संक्षिप्त विचार और आंतरिक संघर्ष के बाद अनास्तासिया ने रियायत दी। ठीक है, चलो समझौता करें। मैं स्टार हंट के लिए सामग्री तैयार करूंगा और आप इन्हें फोर्ट्रेस को दे सकते हैं, लेकिन आप उनका उपयोग कैसे करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। उसके लिए, अगर शो ऑफ करने वाले वेलेन ने वास्तव में इन खजानों का इस्तेमाल किया तो यह अच्छा होगा। जब तक कुछ किले के गोदाम में रहेंगे ये किले के लिए अच्छी बात होगी। अनास्तासिया को रियायत देते देख वेलेन को कुछ आश्चर्य हुआ। यह उस मजबूत इरादों वाली अनास्तासिया जैसी नहीं थी जिसे वह जानता था। उसके फैसले का परोक्ष रूप से मतलब यह था कि वह उसके धन के दिखावे से सहमत थी। आखिरकार जिस तरह से वह इन खजानों का उपयोग करेगा वह निस्संदेह असाधारण और अत्यधिक होगा। एक बार जब अनास्तासिया ने समझौता कर लिया तो संभवतः दूसरी, तीसरी बार ऐसा होगा। अंततः अनास्तासिया टाइकून क्लब की सदस्य भी बन सकती है। आखिरकार एक बार जब किसी ने टाइकून होने का सुख अनुभव किया तो उसे भूलना मुश्किल था। बिना किसी हिचकिचाहट के वेलेन ने तुरंत अपने प्राप्त भंडारण बैग से सब कुछ ले लिया और बाहर रख दिया। कौशल अनुभव के इन 50 एसएसए स्टॉर्म्स का उपयोग करने की आपकी क्या योजना है? वेलेन द्वारा रखी गई वस्तुओं को देखते हुए अनास्तासिया ने सीधे पूछा। वेलेन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, केविन, रॉबर्ट, एडेन, हेल, एलन, आयनबैक सेंटीपीड और आप कैप्टन, आप में से प्रत्येक को 2 किताबें मिलेंगी। बाकी मैं लिटिल बनी को दूंगा क्योंकि ये मूल रूप से इसके लिए थीं। वेलेन की वितरण योजना को सुनकर भले ही अनास्तासिया को इसका अंदाजा था, फिर भी उसे लगा कि उसकी पलकें गुस्से से फड़क रही हैं। फोर्ट्रेस के मुख्य सदस्यों को कौशल अनुभव के केवल 2 एसएसए स्टोन्स मिले जबकि बाकी लिटिल बनी को मिले। और उसने ऐसा कहा मानो वे संसाधनों के लिए किसी खरगोश से प्रतिस्पर्धा कर रहे हों। जितना अधिक अनास्तासिया इसके बारे में सोचती वह उतनी ही अधिक क्रोधित होती जाती। लेकिन ये याद करते हुए कि उसने पहले कहा था कि संसाधन आवंटन वेलेन का निर्णय था, वह केवल अपनी हताशा को निगलने के लिए खुद को मजबूर कर सकती थी। फिर उसने अपना ध्यान 50 आफ्टरलाइफ फूलों पर केंद्रित कर दिया। आप इन आफ्टरलाइफ फूलों के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? वेलेन ने हवा सूंघी और उत्तर दिया, बहुत समय हो गया है जब मैंने कोई अरोमाथेरेपी बनाई थी। मैं इन सभी आफ्टरलाइफ फूलों का उपयोग धूप बनाने के लिए करूंगा। चाहे अपग्रेड के लिए हो या सोते समय, सुगंध निश्चित रूप से मूड में सुधार करेगी। इसके अलावा जब आप दोनों 2-2 ले लें तो बाकी का उपयोग लिटिल बन्नी को अच्छा स्नान कराने के लिए किया जा सकता है। एक साफ, सुगंधित बन्नी अधिक आकर्षक होती है। ये सुनकर अनास्तासिया का गुस्सा भड़क गया। उससे तीव्र मन का उतार चढ़ाव पूरे हॉल में फैल गया। उसका चिकना माथा भी दिखाई देने वाली नसों से हिलने लगा। ऐसा लगता था कि वेलेन का फिजूल खर्ची और फिजूल खर्ची वाला व्यवहार सचमुच उसमें रच बस गया था। ये देखकर कि अनास्तासिया विस्फोट के कगार पर थी, वेलेन ने समझदारी से उसे और भड़काने से परहेज किया। इसके बजाय उन्होंने विषय को स्थानांतरित कर दिया। कैप्टन, अगर हम इन सभी वस्तुओं को स्टार हंट पर रखें तो कैसा रहेगा? उद्धरण चिन्ह। अनास्तासिया, जो स्पष्ट रूप से अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी, ने अपने बढ़ते क्रोध को दबा दिया। उसने दांत पीसते हुए कहा, मुझे लगता है कि आपकी वितरण योजना बहुत बढ़िया है। इन सभी चीजों को स्टार हंट में डाल रहे हैं। वेलेन को उन्हें बर्बाद करने देना बेहतर है। हालांकि इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल कुचला जा रहा है, फिर भी वह मुस्कुराने में कामयाब रही। इन 3 तारों वाले पत्थरों के बारे में क्या? अनास्तासिया ने गहरी सांस ली और अपने धैर्य की परीक्षा लेते हुए हल्की मुस्कान के साथ पूछा। वेलेन पहले से ही इतने सारे मूल्यवान संसाधनों को बर्बाद कर चुका है, अब तक उसे बेहतर पता होना चाहिए कि उसका दुरुपयोग न किया जाए। ये 3 तारों वाले पत्थर बहुत कम हैं। मैं पहले कुछ रसोई के बर्तन बनाऊंगा, इससे खाना पकाने में मदद मिलेगी। अगर कुछ बचा है तो मैं किले में फूलों और पौधों की देखभाल के लिए कैंची या अन्य उपकरण बनाऊंगा। वेलेन के पास स्टाररी स्टोन्स के लिए अपनी योजना थी और उसने गंभीर स्वर में बात की। ये सुनकर अनास्तासिया को लगा कि उसकी कनपटी दर्द से धड़क रही है। तारों वाले पत्थर जादुई उपकरण बनाने के खजाने थे जो बेहद दुर्लभ और कीमती थे, लेकिन वेलेन उन्हें रसोई के बर्तनों में बदलने की योजना बना रहा था, या फूलों की देखभाल के लिए कैंची। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका दिमाग कैसे काम करता है। वह इतना फिजूल खर्ची, फिर भी इसके बारे में इतना आश्वस्त कैसे हो सकता है? अनास्तासिया ने अपनी कनपटी को रगड़ा, फिर अपना ध्यान ड्रैगन ब्लड की अंतिम 100 बूंदों की ओर लगाया।
आप इन्हें कैसे संभालने की योजना बना रहे हैं? उसने पूछा। सरल, किले के आसपास का क्षेत्र बहुत बंजर है, विरल वनस्पतियों के साथ। मैं पौधों को पानी देने के लिए ड्रैगन ब्लड की इन बूंदों का उपयोग करूंगा, वेलेन ने समझाना शुरू किया, लेकिन फिर अनास्तासिया की नज़र में अचानक ठंडा, जानलेवा इरादा महसूस हुआ। दमनकारी आभा ने उसे स्थिर कर दिया। वह उसे इतनी ठंडी अभिव्यक्ति के साथ घूर रही थी, इससे उसकी पीठ बर्फीली महसूस हो रही थी। उसने झट से अपना मुंह बंद कर लिया। इस सब के बाद यह अच्छा है कि मैंने अभी तक विस्फोट नहीं किया है। आखिरकार अनास्तासिया को एक टाइकून होने की खुशी समझ में आ जाएगी। दोबारा बोलने से पहले वेलेन ने मन ही मन सोचा, ड्रैगन ब्लड के लिए मुझे लगता है कि फोर्ट्रेस में उचित प्रोत्साहन का अभाव है। यदि कोई रैंक में सफलता हासिल करता है या बहुत योगदान देता है तो उन्हें ड्रैगन ब्लड से पुरस्कृत किया जा सकता है। ये सुनकर अनास्तासिया ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने अपनी नजरें नर्म की और थोड़ा मुस्कुराई। यह एक अच्छा विचार है, जैसा आप कहें वैसा ही करते हैं। अनास्तासिया तुरंत सहमत हो गई। वेलेन के विचार ने उसे राहत की अनुभूति दी थी। हालांकि उनके चरित्र को अभी भी ढालने की जरूरत थी। उनका मानना था कि समय के साथ वह उसे बदल सकती हैं, धीरे लेकिन निश्चित रूप से। केविन, फोर्ट्रेस के सभी लोगों को एक बैठक के लिए इकट्ठा होने दो। अनास्तासिया ने तुरंत आदेश केविन को भेज दिया। फिर ये याद करते हुए कि कैसे वेलेन, डैनियल और निकोला ने बेड़े पर काफी समय बिताया था और वेलेन की अपनी संपत्ति का दिखावा करने की प्रवृत्ति पर विचार करते हुए वह जिज्ञासा से पूछने से खुद को नहीं रोक सकी, वैसे जब आप बेड़े पर थे तो आपने और क्या बर्बाद किया? कैप्टन, आप मेरे व्यक्तित्व को जानते हैं। सब कुछ बस एक क्षणभंगुर चीज है, कुछ भी बेकार नहीं है। वेलेन ने तुरंत अपना सिर हिलाया। ठीक है। ड्रैगन ब्लड पोशन डैनियल और निकोला को इसकी गंध से लगभग उल्टी हो गई थी। भविष्य में जब भी वे इसे सूंघेंगे तो संभवतः उनका मुंह बंद हो जाएगा। इसके अलावा मैंने एस रैंक कौशल का उपयोग निकोला के लिए टॉयलेट पेपर के रूप में किया। अनास्तासिया की पतली उंगलियां तुरंत मुट्ठियों में बंध गईं। एक एस रैंक कौशल, एक हीरोइक रैंक अवेकनर के लिए ऐसे कौशल बेहद मूल्यवान थे। डुकल मैनर के पास उनमें से बहुत से भी नहीं थे। उनकी कीमत कम से कम 1 अरब मन पत्थर थी, और अब इतने बहुमूल्य कौशल का उपयोग टॉयलेट पेपर के रूप में किया गया था। प्रश्नवाचक चिन्ह। अनास्तासिया ने अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली। एस रैंक कौशल दुर्लभ और शक्तिशाली था, लेकिन ऊपरी स्तर के ब्रह्मांड में यह अभी भी कुछ हद तक सामान्य था। इसके अलावा मैंने फेनरर की वंशावली हासिल कर ली। निकोला दर्द से डरता था, इसलिए मैंने सोचा कि उसके लिए यह विरासत में प्राप्त करना बिल्कुल सही होगा। आपको पता नहीं है, लेकिन निकोला को रक्तपात मिलने के बाद वह अविश्वसनीय रूप से हिंसक हो गया। वह और डैनियल बेड़े पर मौत से लड़ते रहे और निकोला की प्रगति तेजी से हुई। अनास्तासिया की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन आगे की ओर झुकते हुए बोली, आपने क्या कहा? फेनरर की रक्त रेखा, आप गंभीर नहीं हो सकते हैं ना? एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो कभी ऊपरी स्तर के ब्रह्मांड में एक प्रमुख व्यक्ति था, उसने पहले फेनरर वंश के उत्तराधिकारी को देखा था। वह व्यक्ति पूरी तरह से पागल था, युद्ध में लापरवाह। जितना अधिक वे लड़ते थे उतना ही मजबूत होता जाता था। यहाँ तक कि उसके अपने गुरु, ऊपरी स्तर के ब्रह्मांड में एक शीर्ष स्तरीय निर्णय निर्माता, को भी इस व्यक्ति ने एक कोने में धकेल दिया था, और वह रैंक अंतर के साथ था। ये सोचना कि फेनरर जैसी रक्तधारा वाला कोई व्यक्ति इतना राक्षस हो सकता है। इन्फिनिटी मनी सिस्टम के साथ पुनर्जन्म हुआ, सभी ब्रह्मांडों द्वारा मेरी पूजा की गई। अध्याय 66 टैनाग्रह। ये सुनकर अनास्तासिया ठिठक गई और वेलेन को एकटक घूरने लगी। फेनरर की रक्तरेखा, वेलेन वास्तव में इसके बारे में जानता है। जब ऊपरी स्तर के ब्रह्मांड के भयानक प्राणी ने अपने गुरु से लड़ाई की तो उन्होंने उसे स्पष्ट रूप से कहा था कि पूर्ण ताकत के बिना फेनरर के वंश वाले किसी भी व्यक्ति को कभी नहीं छुआ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से केवल दूसरे पक्ष को मजबूत होने में मदद मिलेगी। अब न केवल ऊपरी स्तर के ब्रह्मांड में एक युद्ध उन्मत्त व्यक्ति है, बल्कि इस समतल ब्रह्मांड में भी एक व्यक्ति है। हालांकि वेलेन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे इस भयानक खून खराबे से सख्त नफरत है। वेलेन, फेनरर की रक्तरेखा उतनी सरल नहीं है जितना आप सोचते हैं। यदि आप कभी इसका सामना करेंगे तो आप इसके आतंक को समझेंगे। वह एक राक्षस है जिसकी कोई विकास सीमा नहीं है। अब से यदि आप निकोला से दोबारा मिलते हैं तो उसके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना सुनिश्चित करें। वह भविष्य में आपका सबसे मजबूत समर्थन बन जाएगा। फेनरर की रक्तरेखा की शक्ति ने अनास्तासिया को वेलेन की फिजूल खर्ची और फिजूल खर्ची के बारे में बुला दिया। उसने व्यक्तिगत रूप से इस वंश के आतंक और क्षमता को देखा था और उसे केवल यही आशा थी कि वेलेन इस महान अवसर को नहीं चुकेगी। अनास्तासिया की उत्तेजित अभिव्यक्ति का सामना करते हुए वेलेन ने असहाय होकर अपने बाल खुजलाए। वह निकोला लड़का मुझे बिग ब्रदर कहकर परेशान करता रहा। मैं उससे बहुत तंग आ चुका हूँ।
उन्होंने यहाँ तक कहा कि वह ब्रह्मांड में सबसे मजबूत ट्रेड गिल्ड बनाना चाहते हैं और अगर मुझे कभी भी मदद की जरूरत होगी तो वह आग और पानी के माध्यम से मेरा पीछा करेंगे। मेरा यहाँ कोई गिरोह भी नहीं है, यह ऐसा है जैसे वह मेरे साथ माफिया बॉस की तरह व्यवहार कर रहे हैं। कैप्टन, क्या आपको लगता है कि उसने बहुत सारे उपन्यास पढ़े हैं? वेलेन की शिकायतें सुनकर अनास्तासिया का चेहरा काला पड़ गया। वेलेन जानबूझकर ऐसा कर रहा था, वह दिखावा कर रहा था। वह बस यही कोशिश कर रही थी कि वह निकोला के साथ अच्छे संबंध बनाए और उसके करीब आए, लेकिन इसके बजाय वेलेन सीधे तौर पर निकोला का बड़ा भाई बन गया था। पासा पलट गया था। अनास्तासिया ने अपने माथे पर हाथ रखा, ऐसा महसूस हुआ कि वेलेन के आसपास होने से उसकी मानसिक स्थिति खतरे में पड़ सकती है। मिस, वे सभी आ गए हैं। उसी वक्त हॉल के बाहर से केविन की आवाज आई। फिर वह सभी को हॉल में ले आया। भगवान अनास्तासिया, क्या कोई जरूरी बात है? एडेन ने अनास्तासिया की असामान्य अभिव्यक्ति को देखा और उत्सुकता से पूछा। चूंकि अनास्तासिया ने किले की स्थापना की थी, इसलिए उसे स्वामी माना जाता था, यद्यपि स्वामी का निम्नतम स्तर था। स्वाभाविक रूप से उनके अधीन काम करने वाले लोगों को उन्हें भगवान कहकर संबोधित करना पड़ता था। अहम, मेरी तबीयत अचानक थोड़ी खराब हो गई है, मुझे टॉयलेट जाना है। अभी आप सब बातें करें। अनास्तासिया की निगाहें अपनी ओर जाते देख वेलेन ने तुरंत बहाना बनाया और वहां से भाग गया। उसे गायब होते देख अनास्तासिया ने असहाय होकर आह भरी। वेलेन के साथ तर्क करना असंभव था। वह जितना शिकायत करना चाहती थी, उसके पास एक मुद्दा था। आखिरकार वेलेन किले का शुभंकर बड़ा टाइकून था। वह उसके और किले दोनों के लिए एक बड़ी संपत्ति थी। उसने अपना सिर हिलाया, उन विचलित करने वाले विचारों को दूर धकेल दिया और अपना ध्यान सामने वाले लोगों की ओर कर दिया। शांत स्वर में उसने कहा, मैंने आपको आज यहाँ इकट्ठा किया है क्योंकि वेलेन ने किले में बहुमूल्य संसाधनों का एक समूह योगदान दिया है और मैं उनमें से कुछ को आपको वितरित करने की योजना बना रहा हूँ। हर कोई एक पल के लिए ठिठक गया, बर्फ सफेद खरगोश को छोड़कर, जिसके कान तुरंत खड़े हो गए, जिसमें शुद्ध उत्साह और लालसा दिख रही थी। अनास्तासिया का मुंह हिल गया। जाहिर है, खरगोश वेलेन की तरह ही असाधारण था, ये वेलेन के दूसरे स्व की तरह था। उसने कड़वी हंसी छोड़ी। ऐसा लगता था कि मौज मस्ती के मामले में इन लोगों का किसी खरगोश से कोई मुकाबला नहीं था। ठीक है, वैसे भी यह मेरा सामान नहीं है। चूंकि खरगोश जानता है कि आनंद कैसे लेना है, मुझे खरगोश से भी बदतर नहीं होना चाहिए, है ना? अनास्तासिया ने गुस्से से सोचा, उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी मानसिकता उसके ध्यान के बिना ही बदल रही थी। एसएसए स्टोम्स ऑफ स्किल एक्सपीरियंस, आप सभी को इनसे परिचित होना चाहिए। कौशल दक्षता पर उनका प्रभाव अन्य खजानों से अद्वितीय है। यहाँ 50 किताबें हैं और आप में से प्रत्येक 2 लेगा। ये कहते हुए अनास्तासिया ने 2 किताबें लीं और उन्हें अपने स्टोरेज बैग में रख लिया। बाकियों ने भी उसका अनुसरण किया और जल्दी से अपनी 2 किताबें ले लीं। भगवान, आप हमारे प्रति बहुत दयालु हैं। क्या यह एक प्रवेश उपहार है? केविन और अन्य सभी खुश थे। वैसे, भगवान, अभी भी कौशल अनुभव के 28 और एसएसए स्टोम्स हैं। क्या हमें उन्हें भी वितरित करना चाहिए? वे सभी इन पुस्तकों के महत्व को जानते थे और कुछ और पुस्तकें प्राप्त करने की आशा रखते थे। बाकी लोगों के पास पहले से ही मालिक हैं। अनास्तासिया ने कहा। उसका आंतरिक गुस्सा बढ़ रहा था, लेकिन उसने आगे बढ़ने से पहले उसे दबा दिया। जो बचे हैं वे छोटे सफेद खरगोश के लिए हैं। खरगोश, जैसे कि समझ रहा हो, उत्सुकता से कब्रों पर चढ़ गया और उनके ऊपर लेट गया, आराम से मन को अवशोषित कर लिया। जल्द ही सभी पुस्तकों को अवशोषित करने के बाद उसकी आंखें रात से भी अधिक गहरी हो गईं और ठंडी, विनाशकारी नारकीय ऊर्जा की आभा ने पूरे किले को जमा दिया। केविन और अन्य लोग अवाक रह गए। इस हानिरहित दिखने वाले छोटे सफेद खरगोश के पास न केवल भयानक कौशल, आई ऑफ हेल था, बल्कि एसएसए स्टॉर्म्स ऑफ स्किल एक्सपीरियंस की मदद से इसकी दक्षता तेजी से बढ़ रही थी। उसकी आंखों पर एक नजर डालने मात्र से ही उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और उनके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। यह उसका अपना है, ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं है। अनास्तासिया ने ठंडे स्वर में गुनगुनाया। ऐसा प्रतीत होता था कि वह दूसरों से बात कर रही थी, लेकिन खुद से ज्यादा। अब यहाँ परवर्ती जीवन का फूल है। हमेशा की तरह 2-2 फूल लें और बाकी छोटे सफेद खरगोश के लिए छोड़ दें। इसके अलावा एक अनुस्मारक, ये धूप बनाने के लिए है। अगले कुछ दिनों में इसका ठीक से उपयोग करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको किले से निष्कासित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अनास्तासिया ने अपने दांत पीस लिए और 2 परवर्ती फूल ले लिए। ये देखकर बाकी लोगों को पता चल गया कि यह वेलेन का काम है। अनिच्छुक होते हुए भी वे केवल अश्रुपूरित सिर हिलाकर ही सहमत हो सके। अब ये ड्रैगन रक्त किले से एक पुरस्कार हैं। जिन लोगों ने संप्रदाय में योगदान दिया है वे उन्हें प्राप्त करने में सक्षम होंगे। विशिष्ट नियम कुछ दिनों में जारी किए जाएंगे, इसलिए समय आने पर उन्हें ध्यान से पढ़ना सुनिश्चित करें। अनास्तासिया ने ड्रैगन का खून अपने स्टोरेज बैग में डालते हुए कहा।
फिर उसने तारों वाले पत्थर की ओर देखा। उच्च स्तरीय जागृतिकर्ताओं के लिए यह वस्तु अमूल्य थी। वह इसका उपयोग रसोई के उपकरण और बगीचे की कैंची बनाने के लिए करने की योजना बना रही थी। उसने उन्हें इसके वास्तविक उपयोग के बारे में न बताने का निर्णय लिया। अगर उन्हें पता होता तो वे निश्चित रूप से पागल हो जाते। अनास्तासिया ने सामान वितरित करना समाप्त करने के बाद हॉल छोड़ दिया और केविन और अन्य लोग तुरंत उन्माद में पड़ गए। हालांकि कौशल अनुभव के एसएसएस टोम्स बहुत अधिक नहीं थे, वे एक स्तर तक उनकी कौशल दक्षता में सुधार करने में मदद करेंगे। जहां तक परवर्ती फूलों की बात है, भले ही वे असाधारण थे, फिर भी वे उनसे लाभ उठा सकते थे, कुछ ऐसा जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं की थी। अब वेलेन के लिए धन्यवाद, वे वास्तव में उन्हें वास्तविकता में पा सकते हैं। इनमें सबसे ज्यादा उत्साहित एडेन थी। एक निडर के रूप में उसके किले में शामिल होने का कारण ड्रैगन का खून प्राप्त करना था। अब शामिल होने के कुछ ही समय बाद उसे इसे प्राप्त करने की आशा दिखाई दी। इस बीच अनास्तासिया ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद अपने अच्छे दोस्त को कुछ आइटम बनाने में मदद करने का फैसला किया। हालांकि वह केवल एक LV7 लोहार थी, फिर भी वह तारों वाले पत्थरों को पिघला सकती थी और उनका उपयोग साधारण बर्तन और कैंची बनाने में कर सकती थी। मुझे आश्चर्य है कि जब वह इन तारों वाले पत्थरों को देखेगी तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। अनास्तासिया को आश्चर्य हुआ, और उनका उपयोग जानने के बाद मुझे आश्चर्य है कि क्या वह पागल हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। अनास्तासिया चली गई। इन्फिनिटी मनी सिस्टम के साथ पुनर्जन्म हुआ, सभी ब्रह्मांडों द्वारा मेरी पूजा की गई। अध्याय 67। यहाँ मेरे होते हुए कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। लोली चेहरे और मांसल शरीर वाली विक्टोरिया को देखकर अनास्तासिया का दिल थोड़ा शांत हुआ। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति सख्त रही और उसने सीधे कहा, विक्टोरिया, मैं इस बार इस उम्मीद से यहाँ आया हूँ कि आप कुछ चीजें तैयार करने में मेरी मदद कर सकें। अनास्तासिया का गंभीर चेहरा देखकर विक्टोरिया ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, अनास्तासिया, मैं वास्तव में नहीं जानती कि तुमने यह व्यक्तित्व कैसे विकसित किया। तुम हमेशा ऐसी दिखती हो जैसे तुम्हें दुनिया से गहरी नफरत है। क्या तुम और अधिक मुस्कुरा नहीं सकती हो? विक्टोरिया ने चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा व्यक्तित्व बिल्कुल लड़कों जैसा है। केवल मैं ही इसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। अनास्तासिया को मुस्कुराना पसंद नहीं था, और यह कुछ ऐसा था जो विक्टोरिया को हमेशा थोड़ा परेशान करने वाला लगता था, जैसे कि उसके दिल पर कोई भारी पत्थर बोझ हो। वह हमेशा अनास्तासिया के चरित्र को बदलना चाहती थी, लेकिन वह कभी सफल नहीं हुई। विक्टोरिया के चेहरे पर चिंतित भाव देखकर अनास्तासिया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे इसकी आदत हो गई है। इसके अलावा, आपके अलावा, जिस उपकप्तान को मैंने कुछ समय पहले भर्ती किया था, वह भी इसे स्वीकार कर सकता है। जैसे ही उसने ये कहा, वेलेन की छवि अनास्तासिया के दिमाग में कौंध गई। उनके शब्दों और कार्यों से साबित हुआ कि वह वास्तव में किले के प्रति समर्पित थे और वास्तव में उनकी मदद करना चाहते थे। ये स्पष्ट था कि उसने उसके ठंडे और दूर के व्यक्तित्व को स्वीकार कर लिया था। विक्टोरिया उत्सुकता बढ़ाते हुए करीब आ गई। उसकी खूबसूरत आंखें चंचल तरीके से खुली हुई थीं और उसने पूछा, अनास्तासिया, तुम अभी कुछ समय पहले ही यहाँ शामिल हुई हो और तुम अभिभावकों से ज्यादा कुछ नहीं मांग रही थी, तो तुमने अचानक उपकप्तान क्यों नियुक्त किया? तुमने मुझे इसके बारे में भी नहीं बताया। वह और अनास्तासिया कई वर्षों से अच्छे दोस्त थे और विक्टोरिया का व्यक्तित्व बेहद ठंडा था। वह अजनबियों से एक शब्द भी नहीं कहती थी, उसका एकमात्र ध्यान स्तर बढ़ाने पर होता था। समतलीकरण। उसमें अन्य जागृतिकर्ताओं के प्रति एक प्रकार का सहज अहंकार था और वह उनके बारे में अधिक नहीं सोचती थी। अब कोई गार्डियंस में शामिल हो गया था और उसे उपकप्तान भी नियुक्त किया गया था, जिसका मतलब था कि अनास्तासिया वास्तव में उसे पहचानती थी। इससे विक्टोरिया की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। आपने इसके बारे में पहले नहीं पूछा, और इसके अलावा वह... मुझे इसे कैसे कहना चाहिए? आप उसे एक सुपर टाइकून के रूप में सोच सकते हैं। अनास्तासिया ने संक्षेप में इसका उल्लेख किया, फिर विषय बदल दिया। ठीक है, बहुत हो गई गपशप। लॉन और फलों के पेड़ों को काटने के लिए कुछ रसोई के बर्तन और बड़ी कैंची बनाने में मेरी मदद करें। वह निश्चित नहीं थी कि ऐसा क्यों है, लेकिन विक्टोरिया को वेलेन में इतनी दिलचस्पी देखकर उसके मन में उसके बारे में और अधिक बात न करने की एक अकथनीय इच्छा महसूस हुई। विक्टोरिया ने अनास्तासिया के अजीब व्यवहार को देखते हुए इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया, लेकिन अफसोस के साथ बोली, अनास्तासिया, मुझे खेद है, लेकिन मेरे गुरु को एक उच्च गुणवत्ता वाला जादुई उपकरण बनाने के लिए मेरी मदद की जरूरत है। मेरे पास अगले महीने के लिए कोई खाली समय नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। अनास्तासिया निराश होकर जाने ही वाली थी कि अचानक फौज की दुकान की गहराई से एक गहरी, शक्तिशाली आवाज आई। ये बस कुछ सरल रसोई उपकरण और कैंची तैयार कर रहा है, कोई समस्या नहीं। आवाज सुनाई दी और एक छोटा लेकिन मांसल गंजा बूढ़ा बौना दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक बड़ा काला हथौड़ा था, जो अनास्तासिया को दयालु भाव से देख रहा था। मास्टर एथन। बूढ़े बौने को देखकर अनास्तासिया के आमतौर पर भावहीन चेहरे पर सम्मान की एक दुर्लभ अभिव्यक्ति दिखाई दी।
एथन ने अनास्तासिया की ओर देखा और खिलखिलाकर हंसा। जब से मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था काफी समय हो गया है। तुम इतनी लंबी हो गई हो, ऐसा लगता है कि मैं सचमुच बूढ़ा हो रहा हूँ। उसने आह भरी, फिर अचानक पूछा, सीनेट के वे 5 बूढ़े कैसे हैं? अनास्तासिया मंद मंद मुस्कुराए और उत्तर दिया, मास्टर एथन, उनके बारे में सोचने के लिए धन्यवाद। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। सेनेटर जैक आपके साथ फिर से बॉडी फोर्जिंग और क्राफ्टिंग पर चर्चा करना चाहते हैं। एथन ने विक्टोरिया की ओर मुड़ने से पहले अपनी लंबी दाढ़ी को ठीक करते हुए कहा, अगर मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से डुकल मैनर का दोबारा दौरा करूंगा। लेकिन आज, जब से आप मेरी दुकान तक आए हैं, मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। जाओ उस बढ़िया लोहे में से कुछ ले आओ, हमारे पास यहाँ बहुत सारा लोहा है। रसोई के उपकरण और बगीचे की कैंची बनाने में अधिक समय नहीं लगेगा। ये देखकर कि मास्टर एथन खुद अंदर आ रहे हैं, अनास्तासिया ने तुरंत कहा, मास्टर एथन, हालांकि ये चीजें सरल हैं, लेकिन एक विशेष आवश्यकता है। फोर्जिंग प्रक्रिया के दौरान मुझे उन सभी में कुछ विशेष जोड़ने की जरूरत है। एथन ने बिल्कुल भी चिंतित न होते हुए इसे टाल दिया और कहा, यह आसान है। आपको मिश्रित रसोई उपकरण चाहिए, है ना? बस उन्हें ले आओ। एथन हमेशा डुकल मनो का करीबी दोस्त रहा था और चूंकि अनास्तासिया उसकी शिष्या के साथ अच्छी दोस्त थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह संतुष्ट हो। अनास्तासिया ने सिर हिलाया और फिर 3 तारों वाले पत्थर ले लिए जिनसे रंगीन चमक निकल रही थी। उन्हें हाथ में पकड़कर पूरी फोर्ज शॉप तुरंत चमकदार, बहुरंगी रोशनी से नहा उठी। एथन और विक्टोरिया दोनों चमक के बीच में 3 पत्थरों को घूरने से खुद को नहीं रोक सके, उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए। तारों वाले पत्थर, 3 पूरे तारों वाले पत्थर। उनकी हैरान करने वाली प्रतिक्रिया देखकर अनास्तासिया को कुछ हद तक असहाय महसूस हुआ। वह ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन यह वेलेन का निर्णय था और उसके पास इसे मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अनास्तासिया, क्या ये सचमुच सच है? आप रसोई के उपकरण और कैंची बनाने के लिए 3 तारों वाले पत्थरों का उपयोग करना चाहती हैं? विक्टोरिया ने पूछा, उसकी आवाज अविश्वसनीय थी। आप जादुई वस्तुएं बनाने के लिए उनका उपयोग करने की योजना नहीं बना रहे हैं, क्या आप हैं? एक क्षण के सदमे के बाद विक्टोरिया ने अनास्तासिया की ओर देखा जैसे उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा हो। यह उस प्रकार का सदमा और विस्मय था जो किसी ऐसे व्यक्ति से आया था जो इतना अमीर था कि वह स्टाररी स्टोन्स जैसे खजाने को बर्बाद कर सकता था। क्या वेलेन यही भावना चाहता था जब वह विलासिता और ज्यादती में लिप्त था? अनास्तासिया संतुष्टि की एक अजीब भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी, हालांकि उसने तुरंत इसे दबा दिया। अपना गला साफ करते हुए उसने कहा, यह सिर्फ रसोई के उपकरण और घास काटने वाली कैंची बनाने के लिए है। हमें उन्हें जादुई वस्तुएं बनाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि अनास्तासिया अपनी बात खत्म कर पाती, एथन इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपना हथौड़ा उठाया और उसे अनास्तासिया के सिर की ओर घुमाया जैसे कि वह उसे कुछ होश देने जा रहा हो। एक दुर्लभ लोहार मास्टर के रूप में उन्होंने इतने सारे तारों वाले पत्थर कभी नहीं देखे थे। तारों वाले पत्थर से एक जादुई वस्तु बनाना उसका आजीवन सपना रहा था, लेकिन वह कुछ ऐसा था जिसे वह कभी पूरा नहीं कर सका। फिर भी अनास्तासिया उनमें से 3 का उपयोग रसोई के उपकरण और कैंची बनाने के लिए कर रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, यह एक ऐसी बर्बादी थी, ऐसा लगा मानो उसकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया गया हो। विक्टोरिया ने, अपने गुरु के क्रोधी स्वभाव को जानते हुए, तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली और उसे शांत करने की कोशिश की। विक्टोरिया, मुझे जाने दो। आज मैं अनास्तासिया को इतना फिजूल खर्ची करने का सबक सिखाने जा रहा हूँ। स्टारी स्टोन्स का इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि सिंगुलैरिटी बैटलफील्ड में भी स्टाररी स्टोन्स बेहद दुर्लभ हैं। अन्य आरोही रैंक के जागृतकर्ता उनके लिए मौत तक लड़ेंगे, और फिर भी वह उनका उपयोग रसोई के उपकरण और कैंची बनाने के लिए कर रही है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, मैंने इतना बेकार कुछ भी कभी नहीं देखा। जैसे ही एथन ने अनास्तासिया को गुस्से से देखा, उसे तुरंत स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। कुछ इस्तीफे के साथ उसने समझाया, मास्टर एथन, स्टाररी स्टोन्स के बारे में सेनेटर जैक और अन्य से बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये तीनों मुझे डुकल मनो के स्वतंत्र सेनेटर द्वारा दिए गए थे और ऐसा करना उनका अनुरोध है। इससे पहले कि एथन कुछ कह पाता, एक जानलेवा आभा अचानक कमरे में भर गई, जिससे पूरी फौज दुकान बंद हो गई। फिर आयनबैक सेंटीपीड के नेतृत्व में वेलेन घटनास्थल पर आ गया और एथन को घूरने लगा, जिसने अभी भी हथौड़ा पकड़ रखा था। क्या आप लॉर्ड अनास्तासिया पर हमला करने की योजना बना रहे हैं? आप में काफी साहस है। वेलेन की आवाज रोष से भरी थी। जैसे ही वह बोला, वह अनास्तासिया के सामने आया। उसके शरीर और आभा की जांच करते समय उसका मन भड़क उठा। ये देखकर कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, वेलेन ने राहत की सांस ली। भगवान, आप बहुत लापरवाह हैं। आप इस लोहार की दुकान पर आए, और अगर आयरन शावक मुझे यहाँ नहीं लाता तो आप खतरे में होते। इन्फिनिटी मनी सिस्टम के साथ पुनर्जन्म हुआ, सभी ब्रह्मांडों द्वारा मेरी पूजा की गई।
अध्याय 68 बोलो और खाओ। वेलेन को अपने सामने हवा को रोकने वाली बाधा के रूप में देखकर शांत कुएं की तरह गहरे दिल वाली अनास्तासिया भी हल्की सी लहर महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ये वेलेन वास्तव में कुछ है, जब मामलों की बात आती है तो वह वास्तव में अग्रिम पंक्ति में है। हालांकि वह थोड़ा भोला लग रहा है। वेलेन, चीजें वैसी नहीं है जैसी आप सोचती हैं। उद्धरण चिन्ह। वह समझाने ही वाली थी, लेकिन उसने देखा कि वेलेन पहले से ही आयरनबैक सेंटीपीड की ओर मुड़कर आदेश दे रही थी। आयरन शावक, लॉर्ड अनास्तासिया को ले जाओ और चले जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। जैसे ही अनास्तासिया ने वेलेन की आवाज सुनी, उसे लगा कि उसके चारों ओर एक विशाल मैना लिपटी हुई है और आयरनबैक सेंटीपीड के मार्गदर्शन में उसे तुरंत फौज की दुकान से दूर ले जाया गया। उसने आयरनबैक सेंटीपीड की पकड़ से मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन आयरनबैक सेंटीपीड की तुलना में उसके वर्तमान स्तर को देखते हुए अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। वह बच नहीं सकी। आयरन शावक, मुझे जाने दो। मास्टर एथन न केवल एक लोहार मास्टर है, बल्कि एक उच्च श्रेणी का प्राणी भी है। वह वास्तव में वेलेन के बारे में चिंतित थी। आखिरकार मास्टर एथन की ताकत भयानक थी। हालांकि आयरनबैक सेंटीपीड भी आरोही रैंक लव 9 तक पहुंच गया था, लेकिन ये केवल 2 गड़गड़ाहट हमलों से बच गया था। लेकिन मास्टर एथन ने 5 वज्र प्रहार सहे थे। हालांकि आयरनबैक सेंटीपीड इसे महसूस करने के बाद उसकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए पहले ही फौज की दुकान में वापस चला गया था। जब इसने बूढ़े बौने को पहली बार देखा तो उसे पहले से ही उसके स्तर का एहसास हो गया था और उसे पता चल गया था कि वह उससे अधिक मजबूत है। लेकिन वेलेन के बगल में खड़े होकर एक रहस्यमय और दुर्जय व्यक्ति, उसे याद आया कि कैसे उस सुनहरे बख्तरबंद आदमी ने उस पर हमला किया था। कौन खतरे में था? ये निर्णय अनास्तासिया को नहीं करना था। फौज शॉप के अंदर आयरनबैक सेंटीपीड को अनास्तासिया को ले जाते हुए देखने के बाद वेलेन ने बूढ़े बौने को उदासीनता से देखा। उसकी निगाहें कृपालुता और तिरस्कार से भरी थीं। बूढ़े बौने, तुम में हिम्मत है। तुम मेरा सामान लेने की हिम्मत करते हो, मेरे भगवान को धमकाने की हिम्मत करते हो। ये कहते हुए वेलेन ने पास की मेज पर पैर मारा, जिससे मेज टुकड़ों में बिखर गई। क्या तुम मेरे गुरु का अपमान कर रहे हो? जैसे जैसे वेलेन और अधिक ढीठ होता गया, विक्टोरिया, जो अपनी मांसल भुजाओं को कसकर भींचकर हमला करने के लिए तैयार थी, एथन ने उसकी कलाई को मजबूती से पकड़कर रोक दिया। आप में साहस है, मैंने आपके जैसे बहुत से लोग नहीं देखे हैं, एथन ने अहंकारी वेलेन का आकार मापते हुए कहा। उसके जुरीदार बूढ़े चेहरे पर प्रशंसा का एक निशान दिखाई दे रहा था। गुरु, यह आदमी आपका इस तरह अपमान करता है और आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। विक्टोरिया पूरी तरह से भ्रमित थी, उसके हाथ उसके कूल्हों पर थे। एथन ने एक पल के लिए वेलेन की ओर देखा, फिर गुस्से में विक्टोरिया को सांत्वना देने के लिए मुस्कुराया। यदि आपके पास कभी भी उसके जैसा कोई व्यक्ति आपके आदेश के तहत होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो एक महत्वपूर्ण क्षण में बिना किसी हिचकिचाहट के कदम उठाएगा, चाहे वह मेरा कितना भी अपमान क्यों न करे, मैं नाराज नहीं होऊंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। विक्टोरिया को एहसास होने से पहले एक पल के लिए रुकना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि यह वेलेन संभवतः उपकप्तान था जिसका अनास्तासिया ने अभी उल्लेख किया था। अपने गुरु के सामने अनास्तासिया के लिए खड़ा होना, चाहे वह कितना भी असभ्य क्यों न हो, इससे पता चलता है कि वह वास्तव में सम्मान के लायक व्यक्ति था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अनास्तासिया उसे इतना महत्व देती थी। विक्टोरिया उसके लिए थोड़ा खुश हुए बिना नहीं रह सकी। वेलेन की ओर देखते ही विक्टोरिया की निगाहें नर्म हो गईं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद एथन ने फिर से कहा, आप कौन हैं? किसी और के लिए खड़े होने पर क्या आपको पहले अपनी रैंक की जांच नहीं करनी चाहिए? क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप सिर्फ उस मंत्रमुग्ध व्यक्ति के कारण लापरवाही से काम कर सकते हैं? हालांकि एथन को लग रहा था कि उसके सामने वाला युवक अनास्तासिया का दोस्त था, लेकिन उसे उनके सटीक रिश्ते या पृष्ठभूमि के बारे में नहीं पता था। अब वेलेन को परखने का अच्छा समय था। आखिरकार वेलेन ने किसी ऐसे व्यक्ति का परिचय दिया जो एथन के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। इससे पहले कि वेलेन कोई प्रतिक्रिया दे पाता, आयरनबैक सेंटीपीड हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यदि इसने वेलेन के निर्देशों का पालन किया और कुछ भाप छोड़ने के बदले में इसे पीटा गया, हालांकि यह अपमानजनक होगा, कम से कम यह अपनी जान बचाएगा। अन्यथा इसे पता भी नहीं चलेगा कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। बूढ़े बौने, तुम उस स्तर के साथ एक भयानक अस्तित्व प्रतीत होते हो। हमारा जुआ खेलना कैसा रहेगा? चाहे तुम कितना भी जोर लगाओ, तुम मेरे शरीर पर एक बाल भी चोट नहीं पहुंचा पाओगे। वेलेन ने एथन पर उत्तेजक तरीके से अपना हाथ लहराया। चुनौती इतनी मजबूत थी कि वह लगभग खत्म हो गई। तुम बहुत अहंकारी हो, जवान आदमी। वेलेन का आत्मविश्वास देखकर एथन और भी अधिक उत्सुक हो गया। उसने अपना जाली हथौड़ा उठाया और वेलेन पर घुमाया। हवा उसके चारों ओर फट गई, मानो कांच को तोड़ रही हो। आरोही रैंक लव 9 पर अपनी ताकत के साथ और एक लोहार और निडर होने के नाते वह हथौड़े का वार एक पल में एक पहाड़ को समतल कर सकता है। निस्संदेह एथन को अपने कौशल पर इतना भरोसा था कि उसने वेलेन को कीचड़ में बदलने से पहले ही प्रहार को रोक दिया।
आखिरकार वेलेन केवल विशेषज्ञ रैंक क्लब 9 पर था और वह इस तरह का झटका झेलने में सक्षम नहीं होगा। जैसे जैसे हथौड़ा वेलेन के करीब बढ़ता गया, उसके सामने की हवा आटे की तरह मुड़ती गई। एक ऐसी शक्ति जो आकाश को चीरती हुई प्रतीत होती थी, बाहर आए और एक क्षण के लिए समय और स्थान को ठंडा कर दिया। तभी एक आंख वाला लाल बालों वाला आदमी पागलों भरी हंसी के साथ वेलेन के सामने आया। आखिरकार एक मिनियन जो मुश्किल से देखने लायक है। अब मैं नीचे उतर सकता हूँ। जैसे ही वह बोला, उससे नारकीय रक्तपिपासुता की आभा फैल गई, जिससे उसके चारों ओर की हवा ठंडी लाल रंग की हो गई। पागलपन, आतंक, वध, इस रक्त लाल आभा के भीतर किसी को भी आसन मृत्यु का जबरदस्त एहसास हुआ। उनके दिल चिंता से घिर गए। यहाँ तक कि उनमें से सबसे शक्तिशाली एथन भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। जैसे ही उसने उस आदमी की एक आंख देखी, युद्ध के मैदान में इस आदमी की विनाशकारी उपस्थिति की यादें वापस आ गईं। एक के बाद एक अवेकना को चीरते हुए खून की बूंदें एक खूनी तूफान की तरह बरस रही थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति को हत्या करने में आनंद आता है और वह अंतहीन नरसंहार कर सकता है। जैसे ही उस आदमी की खून से लथपथ निगाहें कमरे पर पड़ीं, उसके हाथ उंगलियों से खून टपकते हुए उत्साह से कांपने लगे और वह कर्कश, पागल आवाज में बोला, मास्टर, मुझे उन्हें फाड़ने दो और तुम्हें खून से सनी आतिशबाजी दिखाओ अपना गुस्सा निकालने के लिए। वेलेन को देखकर उस आदमी ने तुरंत जोर से सांस ली और अधीरता से बोलने से पहले सलाम किया। उसकी आवाज कर्कश और जंगली दोनों थी, उसका शरीर उत्तेजना से कांप रहा था। वेलेन ने आश्चर्य से लाल बालों वाले आदमी की ओर देखा। ये स्पष्ट था कि वह उनके संरक्षकों में से एक था, लेकिन वह दूसरों से इतना अलग क्यों महसूस करता था? ये स्पष्ट रूप से उन अन्य लोगों की तरह नहीं था जिन्होंने उसकी रक्षा की थी। वह एक पागल व्यक्ति की तरह लग रहा था, जो ग्रह पर सभी जीवन को नष्ट करने की बात कर रहा था। उपस्थित सभी लोगों को ऐसा नहीं लगा कि वह झांसा दे रहा है। उसके पास वास्तव में ऐसा करने की शक्ति थी। वेलेन को कोई संदेह नहीं था। यहाँ तक कि गार्जियन के सबसे निचले स्तर के सदस्य भी ऊपरी स्तर के भयानक प्राणी थे, जो इन लोगों को आसानी से खत्म करने में सक्षम थे। बूढ़े बौने, क्या तुमने मेरे स्वामी पर हाथ उठाया? लाल बालों वाले, एक आंख वाले आदमी ने अपने होंठ चाटे, उसकी आवाज से द्वेष टपक रहा था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम देखो जब मैं तुम्हारे शरीर को हजारों टुकड़ों में काटता हूं और तुम्हारे मांस का स्वाद लेता हूं। वेलेन से सीधा आदेश न मिलने पर एक आंख वाले व्यक्ति ने तुरंत हमला नहीं किया, लेकिन ठंडे स्वर में बात की। ये देखकर वेलेन अवाक रह गईं। क्या अभिभावक इतने जंगली थे? उन्होंने किसे भर्ती किया? इन्फिनिटी मनी सिस्टम के साथ पुनर्जन्म हुआ, सभी ब्रह्मांडों द्वारा मेरी पूजा की गई। अध्याय 69। युवा स्वतंत्र सेनेटर आयनबैक सेंटीपीड ने उन्मत्त एक आंख वाले, लाल बालों वाले आदमी पर सावधानी से नजर डाली। उसे अचानक राहत महसूस हुई कि इस व्यक्ति ने पहले कोई कदम नहीं उठाया था, अन्यथा यह अब तक झटकेदार मांस बन चुका होगा। लोहार की दुकान से तेजी से निकलते हुए उसने देखा कि अनास्तासिया उत्सुकता से सुरक्षात्मक बाधा को तोड़ने की कोशिश कर रही है। भगवान अनास्तासिया, अंदर के दो लोग कहते हैं कि वे आपको जानते हैं। क्या वे आपके दोस्त हैं? वे झूठ नहीं बोल रहे थे, है ना? ये सुनकर अनास्तासिया ने बार बार सिर हिलाया, हालांकि उसे ठीक से पता नहीं था कि अंदर क्या हुआ था। हाँ, ये सही है। विक्टोरिया मेरी दोस्त है और मास्टर एथन सीनेट का पुराना दोस्त है। वैसे मास्टर के साथ क्या स्थिति है? आपका शायद मास्टर एथन से कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है? आयनबैक सेंटीपीड ने सिर हिलाया। एक सामान्य द्वंद्व युद्ध में, यहाँ तक कि एक जादुई जानवर के रूप में भी, एथन के सामने उसके पास कोई मौका नहीं होगा। हालांकि एथन को अथाह वेलेन का सामना करना पड़ रहा था। ये सोचकर कि कैसे विक्टोरिया और एथन दोनों लॉर्ड अनास्तासिया के दोस्त थे और भयानक लाल आंखों वाले आदमी को याद करते हुए आयनबैक सेंटीपीड तुरंत चिंतित हो गया। भगवान, आपको जाकर उन्हें देखना चाहिए, कुछ गंभीर घटित होने वाला है। लोहार की दुकान के अंदर, मास्टर, चाहे कुछ भी हो, आप पर हमला करना अपमान है और आपका अनादर करने का मतलब है कि अब जीने की कोई जरूरत नहीं है। एक आंख वाले, लाल बालों वाले व्यक्ति ने विक्टोरिया और एथन पर हमला करने की तैयारी करते हुए क्रूरतापूर्वक अपने होंठ चाटे। एक तरफ इन लोगों को वेलेन पर इस तरह हमला करने से कोई मतलब नहीं था, दूसरी ओर वह इस अवसर का उपयोग रक्तपात के साथ जश्न मनाने के लिए लंबे समय तक रहने के इरादे से यहाँ आया था। उसके खून के प्यासे स्वभाव को देखकर वेलेन ने तुरंत सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या अभिभावकों की कोई सीमा नहीं है? क्या कोई इतना हत्यारा व्यक्ति अभिभावकों का सदस्य बन सकता है? अभिभावक जटिल और अप्रत्याशित हैं। यह उतना सरल नहीं है जितना लगता है। मैं इस समय मेजबान को यह नहीं समझा सकता। ये सुनकर वेलेन और भी उत्सुक हो गईं। इससे पहले कि वह आगे की जांच कर पाता, उसने अपनी ठंडी नजर लाल बालों वाले आदमी पर डाल दी, जिसकी भावनाएं अब चरम पर थीं। मेरे बोलने से पहले चुप हो जाओ। वेलेन की नाराजगी देखकर एक आंख वाला, लाल बालों वाला आदमी तुरंत डर के मारे घुटनों के बल बैठ गया। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह घुट घुट कर मर रहा हो।
दूसरों के लिए वे मौत के गुनहगार थे, लेकिन वेलेन के सामने उन्हें जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। लाल बालों वाले आदमी की आंखों में डर ने वेलेन को संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। अभिभावकों को देखकर उसे ऐसा लगा मानो उन्होंने उसके साथ मालिक नौकर का अनुबंध कर लिया हो। उसके दिमाग में अगर वह चाहे तो उन्हें एक पल में मिटा सकता था। गार्जियंस में कितने सदस्य हैं? मुझे उनके बारे में सब कुछ बताओ। वेलेन की टेलीपैथिक पूछताछ सुनकर लाल बालों वाले व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, मास्टर, जहां तक मुझे पता है गार्डियंस में वर्तमान में 10 सदस्य हैं। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने गार्जियंस के बारे में जो कुछ भी वह जानते थे उसे संक्षेप में साझा किया। सुनने के बाद वेलेन को उनके बारे में स्पष्ट समझ प्राप्त हुई। उनकी सुरक्षा की रक्षा के लिए अभिभावकों को ऊपरी विमान ब्रह्मांड सहित विभिन्न सितारा प्रणालियों से चुना गया था। जैसे ही वह इसे संसाधित कर रहा था, उसे अचानक आयनबैग सेंटीपीड से एक टेलीपैथिक संदेश प्राप्त हुआ, जिससे उसकी अभिव्यक्ति हिल गई। उसने जल्दी से अपना हाथ लहराया और कहा, तुरंत चले जाओ। मैं अभी सुरक्षित हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आयनबैग सेंटीपीड के संदेश के अनुसार उस मांसल लड़की ने पहले जो कहा था वह सच था। सचमुच एक बड़ी गलतफहमी हो गई थी। लाल बालों वाले व्यक्ति को पता नहीं था कि वेलेन ने क्या सुना है, लेकिन जब वेलेन के आदेशों की बात आई तो वह उन्हें टालने की हिम्मत नहीं कर सका और जल्दी से चला गया। एक बार जब लाल बालों वाले आदमी की भयानक उपस्थिति चली गई तो विक्टोरिया और एथन दोनों ने अवचेतन रूप से राहत की सांस ली। उस आदमी की रैंक समझ से परे थी और उसने जो उन्मादी ऊर्जा उत्सर्जित की उसने उन्हें बेहद असहज महसूस कराया। उस समय एथन और विक्टोरिया ने देखा कि वेलेन ने अपनी छाती से 5 तारों वाले पत्थर निकाले और उन्हें पास की मेज पर रख दिया। यहाँ ये सब गलतफहमी थी। यहाँ हम सभी दोस्त हैं, चीजों को इतना अजीब बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये 5 तारों वाले पत्थर आपके लिए हैं। चूंकि ये दोनों अनास्तासिया के करीबी दोस्त थे, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से उन्हें चीजों को सुचारू करने के लिए कुछ दिया। एथन और विक्टोरिया को अपनी नजरें 5 तारों वाले पत्थरों से हटाकर वेलेन की ओर मुड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वास्तव में आप कौन हैं? अनास्तासिया के साथ आपका क्या रिश्ता है? उसके साथ इस तरह बातचीत करने से आपका क्या मतलब है? क्या आप उसके शरीर के पीछे हैं? विक्टोरिया ने सीधे वेलेन पर कई सवाल दागे। उसकी उपस्थिति उसे बहुत अजीब लगी और वह अपने अच्छे दोस्त की भलाई के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकी। एथन ने अपने शिष्य की आक्रामक पूछताछ देखकर तुरंत उसे पकड़ लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेलेन कौन है, उसका पहले का व्यवहार साबित करता है कि वह अनास्तासिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वेलेन की शक्ति और पृष्ठभूमि जितनी अधिक रहस्यमय थी, उतना ही ये दर्शाता था कि वह वास्तव में अनास्तासिया की तलाश कर रहा था। अपने गुरु को उसे आगे बढ़ने से रोकते देख विक्टोरिया की भौहें चढ़ गईं। शायद उसकी सहज प्रवृत्ति के कारण उसे लगा कि वेलेन के बारे में एक बड़ा रहस्य है और अगर उसने पूरी तरह से जांच नहीं की तो इसका अनास्तासिया पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता था। उसने गुप्त रूप से वेलेन के इरादों की तह तक जाने की कसम खाई और जांच करने का सबसे अच्छा तरीका किले में शामिल होना और हर समय वेलेन के करीब रहना था। तभी आयनबैग सेंटीपीड के मैना हस्तक्षेप के बिना अनास्तासिया ने लोहार की दुकान में तेजी से प्रवेश किया और कमरे की जांच की। ये देखकर राहत महसूस की कि हर कोई सुरक्षित और स्वस्थ था। इससे पहले उन कुछ ही मिनटों में वह वेलेन और उसके दोस्तों विक्टोरिया और एथन दोनों के लिए चिंतित थी। शुक्र है वे किसी बड़े झगड़े में नहीं फंसे। मास्टर, यहाँ क्या हुआ? मुझे लगा कि अचानक एक अत्यंत भयानक आभा प्रकट हो रही है। क्या हो रहा था? अनास्तासिया ने उत्सुकता से वेलेन और अन्य लोगों की ओर देखा। वेलेन ने अजीब तरीके से अपना गला साफ किया। ओह, ये सब गलतफहमी थी। बस एक गलतफहमी। अब जब सब कुछ स्पष्ट हो गया है तो रुकने का कोई कारण नहीं है। मैं अब जा रहा हूँ। जैसे ही उसने ऐसा कहा, वेलेन जल्दी से जाने के लिए मुड़ा। वह जितनी देर रुकता उसे उतना ही अजीब महसूस होता। वेलेन और आयनबैग सेंटीपीड के चले जाने के बाद एथन ने वेलेन की पीछे हत्ती आकृति को देखा। उसका चेहरा गंभीर था। अनास्तासिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ वेलेन जैसे किसी व्यक्ति से मिलोगी। वह एक वास्तविक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और वह ऐसा व्यक्ति है जिससे तुम्हें निश्चित रूप से दोस्ती करनी चाहिए। हालांकि वे अभी तक वेलेन की पृष्ठभूमि नहीं जानते थे। हाथ में इतने सारे कार्ड होने के कारण अनास्तासिया के पक्ष की रक्षा करने वाला कोई भी व्यक्ति एक शक्तिशाली सहयोगी था। अगर विक्टोरिया के पास भी उसके जैसा कोई होता तो शायद पुरानी शिकायतें दूर हो सकती थीं और वे सभी कुछ और साल जीवित रहते। अनास्तासिया ने आज वेलेन के प्रदर्शन के बारे में सोचा। यदि यह गलतफहमी न होती तो वेलेन की हरकतें उत्तम थीं। अनास्तासिया, आपने पहले कहा था कि आपके पास जो स्टाररी स्टोन्स हैं वे आपको आपके स्वतंत्र सेनेटर ने दिए हैं, ठीक है। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि दुकल मनों में केवल 5 सेनेटर हैं? एथन, ये देखते हुए कि वेलेन ने उन्हें 5 स्टारी स्टोन्स दिए थे, भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि वेलेन ने इतनी लापरवाही से इतनी कीमती चीजें क्यों दे दी।
स्वतंत्र सेनेटर। एथन का सवाल सुनकर अनास्तासिया ने और अधिक गंभीर स्वर अपनाया। उसने धीरे से समझाया, दरअसल ये युवक मेरा उपकप्तान दुकल मनो का स्वतंत्र सेनेटर है। इसे सीनेट ने मंजूरी दे दी थी और जो स्टाररी स्टोन्स मैंने आपको पहले दिए थे वे मुझे उसी ने दिए थे। एथन और विक्टोरिया स्तब्ध थे, उनका दिमाग समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। वेलेन, हालांकि रहस्यमय था, टाइटन गैलेक्सी की शीर्ष सेनाओं में से एक डुकल मैनर से जुड़ा था। वे संभवतः वेलेन जैसे किसी व्यक्ति को स्वतंत्र सेनेटर कैसे बना सकते हैं? और क्या वह अनास्तासिया के अधीन काम नहीं कर रहा था? विक्टोरिया ने स्थिति के बारे में बहुत सोचा और उसकी अभिव्यक्ति और भी अजीब हो गई। अनास्तासिया, क्या इसका मतलब यह है कि अब जब आपने उसे देखा है तो आपको उसे सेनेटर कहना होगा? अनास्तासिया ने आह भरी और सिर हिलाया। वह भी इस स्थिति से बाकी सभी लोगों की तरह ही परेशान थी। अगर विक्टोरिया को पता होता कि वेलेन की ग्रैंडमास्टर के रूप में एक और पहचान है तो चीजें शायद और भी जटिल हो जाती। इन्फिनिटी मनी सिस्टम के साथ पुनर्जन्म हुआ, सभी ब्रह्मांडों द्वारा मेरी पूजा की गई। अध्याय 70। वेलेन एक और सेनेटर लेकर आए। एथन का प्रश्न सुनकर अनास्तासिया ने वेलेन के बारे में जानकारी व्यवस्थित करने के बाद अंततः दृढ़ता से कहा, टाइकून, फिजूल खर्ची, बेकार। एथन ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। अनास्तासिया के साथ क्या हो रहा था? वह इस बात पर इतना जोर क्यों दे रही थी? क्या ऐसा हो सकता है कि पैसा होने का मतलब सीनेट ऑफ हाउस वॉन मिशेलस्टीन की स्वीकृति प्राप्त करना और एक स्वतंत्र सेनेटर बनना है? अनास्तासिया ने मास्टर एथन की आंखों में भ्रम देखकर समझाया। वेलेन ने डुकल मनो को 5 अरब मन पत्थर दिए और यहां तक कि डुकल मनो ने स्टारलाइट एरे को भी चालू रखा, साथ ही इसकी पूरी फंडिंग भी की। उन्नत स्टारलाइट एरे अभी भी हाउस वॉन मिशेलस्टीन का एक रहस्य था जिसे केवल कुछ ही लोग जानते थे, इसलिए अनास्तासिया ने मास्टर एथन से इसका जिक्र नहीं किया। ये सुनकर एथन ने सिर हिलाया। उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन वास्तव में वेलेन काफी अमीर था। इस उम्र में इतने सारे मन पत्थरों को लापरवाही से खर्च करने में सक्षम होने का मतलब था कि वह एक शक्तिशाली परिवार से आया होगा। लेकिन फिर एक पल सोचने के बाद उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अनास्तासिया, 5 अरब मन पत्थर बहुत हैं, लेकिन हाउस वॉन मिशेलस्टीन वेलेन को सिर्फ इसके लिए स्वतंत्र सेनेटर का पद नहीं देंगे, है ना? अनास्तासिया ने सिर हिलाया। मैं बताना भूल गया, वहां 10 मिलियन उन्नत मन पत्थर भी हैं। उन्नत मन पत्थर, 1 करोड़। एथन और विक्टोरिया दोनों सदमे में हौंफने लगे। उन्होंने शर्तों को पहचाना, लेकिन संयुक्त रूप से उन्होंने एक जबरदस्त प्रभाव महसूस किया। उन्नत मन पत्थर कितने कीमती हैं? ब्रह्मांड की प्रमुख तारा प्रणालियों में वे एक कठिन मुद्रा हैं। उनकी क्रय शक्ति आश्चर्यजनक है और यहां तक कि शीर्ष ताकतों के पास भी, जिन्होंने यहां तक कि हजारों वर्षों से संसाधन जमा किए हैं, उनके पास 10 लाख से अधिक उन्नत मन पत्थर नहीं हैं। लेकिन वेलेन, उसने लापरवाही से 10 मिलियन दे दिए। ये संपूर्ण डुकल मनो खरीदने के लिए पर्याप्त है। इस बारे में सोचते हुए एथन को अचानक समझ में आया कि वेलेन स्टाररी स्टोन जैसी दुर्लभ चीज के प्रति इतना उदासीन क्यों दिखते थे, और यहां तक कि इसका उपयोग बर्तन और कैंची बनाने के लिए भी करते थे। यह आदमी सचमुच इतना अमीर था कि पैसे के मामले में लापरवाह था। एथन, एक लोहार मास्टर के रूप में अमीर परिवारों और शीर्ष स्तरीय अभिजात वर्ग को देखा था, लेकिन वेलेन की तुलना में किसी ने नहीं। अचानक एथन, जैसे कि कुछ समझ रहा हो, हंसा। अनास्तासिया, मैं बूढ़ा हो रहा हूं और रिटायर होने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढना चाहता हूं। आपका किला अच्छा लगता है, आप मेरे जैसे बूढ़े आदमी को मना नहीं करेंगी, है ना? एथन के लिए वेलेन ये बड़ा टाइकून उसके फोर्जिंग कौशल को और बेहतर बनाने की आशा थी। आखिरकार, चाहे एक लोहार, कीमियागर या किसी अन्य वर्ग के रूप में, उन सभी को अपने काम को बनाए रखने के लिए भारी संसाधनों, विशेष रूप से मैना पत्थरों की आवश्यकता थी। अपने वर्तमान फोर्जिंग कौशल के साथ उनके पास मन पत्थरों की कमी नहीं थी, लेकिन जिन दुर्लभ सामग्रियों की उन्हें आवश्यकता थी, और उनमें से प्रत्येक के लिए आवश्यक मन पत्थरों की कीमतें आसमान पर थीं और उन्हें ढूंढना मुश्किल था। वेलेन की उपस्थिति ने उसके दिल में आशा की चिंगारी जला दी थी। ये सुनकर अनास्तासिया को ये सोचकर कि कैसे एडेन, निडर और रॉबर्ट, लेवल 9 कीमियागर, पहले ही किले में शामिल हो चुके थे, थोड़ा सिरदर्द महसूस हुआ। एक और बड़ा शॉट किले में शामिल होना चाहता था। हालांकि वह गार्डियंस में शामिल नहीं होंगे। यदि बहुत सारे सेनेटर शामिल होते हैं तो क्या उनके पास नियमित सदस्यों की तुलना में अधिक सेनेटर होंगे? जबकि अनास्तासिया अवाक महसूस कर रही थी, एथन ने उसकी झिझक को देखते हुए उसे मना लिया। अनास्तासिया, आपने अभी अभी किले की स्थापना की है और रक्षक केविन के अलावा कोई भी मजबूत जागृति नहीं है, ठीक है? ये जगह टाइटन गैलेक्सी के किनारे पर है, बहुत खतरनाक है। मेरी ताकत और यहाँ के कनेक्शन बहुत मददगार होंगे। एक लोहार मास्टर के रूप में एथन के पास विशाल नेटवर्क थे और वह शीर्ष ताकतों और सबसे मजबूत व्यक्तियों से जुड़ा हुआ था। इतनी महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि के साथ वह किसी भी गुट में शामिल होने और सेनेटर बनने के योग्य थे।
ये देखकर कि एथन शामिल होने के लिए जिद कर रहा था, अनास्तासिया ने अनिच्छा से सिर हिलाया। वैसे भी एडेन और रॉबर्ट पहले से ही वहां हैं, उसे भी इसमें शामिल होने देने से कोई नुकसान नहीं होगा। और वह अच्छी तरह से जानती थी कि एथन का शामिल होना संभवतः वेलेन की खातिर था। चूंकि यही मामला था, वेलेन को इससे निपटने दें। वह देखना चाहती थी कि उपकप्तान वेलेन कैसे किले को कुछ अलग रूप देंगे। अनास्तासिया को सहमत देखकर विक्टोरिया ने भी फीकी मुस्कान दिखाई। मास्टर एथन की शिष्या के रूप में एथन जहां भी जाता, वह स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण करती। पहले वह इस बात को लेकर झिझक रही थी कि किले में कैसे शामिल हों और वेलेन की पृष्ठभूमि की जांच कैसे करें, लेकिन अब उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बीच टैना ग्रह के किनारे पर वे लोग बहुत घमंडी हैं। यह एक पारगमन तारा है जिसमें से कई जहाज, बेड़े और जागरूक गुजरते हैं, और वे जांच के लिए मन के उतार चढ़ाव को लापरवाही से जारी करते हुए तेजी से आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं। वे मौत की तलाश में हैं। आप एक प्रशिक्षु रैंक के किसी भी व्यक्ति को बहुत अधिक नहीं बोलना चाहिए। क्या आपने उन पर सूर्य, चंद्रमा और तारे के प्रतीक नहीं देखे? वे ट्रॉयड सैंक्टम के शीर्ष जागृत करता हैं। मेरा स्वर्ग, ट्रॉयड सैंक्टम एक शीर्ष स्तरीय शक्ति बन सकता है, और वे यहाँ इतने सारे मजबूत जागृति भेज रहे हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि ट्रॉयड सैंक्टम के स्वामी साइमन नियमों के पहले फैसले से बच गए और जागृति के आरोही रैंक में प्रवेश कर गए हैं। टैना प्लेनेट पर कई लोग चर्चा कर रहे थे। तेजी करो सब लोग, हमें पूरी तरह से जांच करने की जरूरत है। पतित के शोक की आभा इस ग्रह पर है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, जो कोई भी मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा उसे इसकी कीमत खून से चुकानी होगी। नेता साइमन की अभिव्यक्ति ठंडी और जानलेवा थी। उसके पीछे ट्रॉयड सैंक्टम के मजबूत सदस्यों के एक समूह की ठंडी आंखें और बर्फीले हत्या का इरादा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हिंसक हवाएं चलने लगीं। वेलेन के साथ वापस ये ग्रह बहुत उबाऊ है। फौज की दुकान छोड़ने के बाद आयनबैक सेंटीपीड के नेतृत्व में वेलेन भटकने लगे। कैस सिटी की तुलना में, जहां वह पहले गया था, ये जगहें काफी आदिम और बर्बर लगीं। कैस सिटी जैसा कोई आधुनिक माहौल या मनोरंजन नहीं था। इससे वेलेन कुछ हद तक निराश हो गए। वेलेन की शिकायत सुनकर आयनबैक सेंटीपीड को समझ नहीं आया कि क्या कहे। स्पेल बीस्ट्स और अन्य जागृतिकर्ताओं के लिए ऊपरी स्तर के ब्रह्मांड में उन्नयन और आरोहण उनका मुख्य लक्ष्य था। वे सदैव व्यस्त रहते थे, कभी ऊबते नहीं थे। केवल वेलेन जैसा कोई व्यक्ति जिसके पास सब कुछ था, ऊब महसूस कर सकता था। लेकिन वेलेन के माउंट के रूप में आयनबैक सेंटीपीड निश्चित रूप से शिकायत नहीं कर सका। उस एक आंख वाले लाल बालों वाले आदमी की छवि अभी भी उसके दिमाग में घूम रही थी। यदि उसने वेलेन को नाराज किया तो परिणाम भयानक होंगे। यदि मास्टर ऊब गया है तो मैं एक ऐसी जगह जानता हूं जिसका आप आनंद ले सकते हैं। अचानक आयनबैक सेंटीपीड ने टैना प्लेनेट के उत्तर की ओर देखा, जहां कई व्यावसायिक सड़कों वाला एक हलचल भरा क्षेत्र था। अब तक वह वेलेन को समझ गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी को धन का दिखावा करने में आनंद आता है। वहां की व्यावसायिक सड़क उस जरूरत को पूरा करने के लिए एकदम सही जगह लग रही थी। ये सुनकर वेलेन को थोड़ी दिलचस्पी हुई। आइए इसे जांचें। अगर हमें कुछ दिलचस्प लगता है और उसे दिखाने का मौका मिलता है तो वह बिल्कुल सही होगा। चूंकि वह वैसे भी बेकार था, क्यों नहीं। इसलिए आयनबैक सेंटीपीड के नेतृत्व का अनुसरण करते हुए वेलेन सीधे हलचल भरी व्यावसायिक सड़क पर चले गए। जैसे ही वे पहुंचे, वेलेन ने कई विक्रेताओं को अपना सामान बेचते हुए चिल्लाते हुए सुना, आओ आओ देखो, चूको मत, मेरे पास सिंगुलैरिटी बैटलफील्ड से कई दुर्लभ वस्तुएं हैं जिनमें कुछ कीमती खजाने भी शामिल हैं। यहाँ देखो, चौथे वारजोन का ताज़ा अयस्क, शीर्ष स्तरीय जादुई हथियार बनाने के लिए एकदम सही। मेरे पास कई कौशल पुस्तकें हैं, सभी सिंगुलैरिटी बैटलफील्ड खंडहरों से। कुछ अधूरी हैं, लेकिन अगर वे सिंगुलैरिटी बैटलफील्ड से आई हैं तो वे निश्चित रूप से उच्च गुणवत्ता वाली हैं। वेलेन ने कॉलें सुनी और सड़क के किनारे की दुकानों और स्टॉलों को देखा। यहाँ उन्होंने सभी प्रकार की चीजें बेची, उनमें से कई सामग्रियां सिंगुलैरिटी बैटलफील्ड से थीं। एक ट्रांजिट स्टार के रूप में अन्य विमानों से भी बहुत सारे अनूठे उत्पाद थे, जिससे सड़क जीवंत और हलचल भरी हो गई। हालांकि वहां बहुत सारा सामान था, लेकिन उनमें से अधिकांश निम्न गुणवत्ता वाले थे। वेलेन